पेश खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया के किस नंबर 81 ट्रेन में कत्ल। मुर्दा लाश मारिया के आगे आगे जा रही थी। नक्शे सुलेमानी सामने पहाड़ों के किसी गार में थी। मुर्दा लाश ने मारिया को यही बताया था। कमाल की बात यह थी कि लाश मारिया को देख सकती थी। काफी देर सफर करने के बाद लाश और मारिया जंगल में से निकलकर पहाड़ों के पास आ गए। ये पहाड़ काफी ऊंचे ऊंचे थे और सरसब्ज जंगल से ढके हुए थे। मुर्दा लाश ने पीछे मुड़कर कहा, दिन निकलने से पहले पहले हमें पहाड़ों के गार में पहुंच जाना होगा, क्योंकि दिन की रोशनी में मैं गायब हो जाऊंगी। मारिया ने पूछा कि हम सुबह होने से पहले पहले गार में पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ। लाश झाड़ियों में से गुजरती चली जा रही थी। मारिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। आखिर वो एक पहाड़ के पास पहुंच गए। मुर्दे ने कहा, इस पहाड़ में एक गार है, हमें इसमें जाना है, तुम डरना नहीं, हो सकता है वहां कोई खौफनाक बला हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो जाए। मारिया ने कहा, मैं नहीं घबराऊंगी। अब उनके सामने एक तारीख गार थी। लाश गार में दाखिल हो गई। मारिया भी उसके साथ साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही जैसे किसी की जबरदस्त फुनकार सुनाई दी। ये एक अजदहा था जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। लाश ने आगे बढ़कर अजदहा के मुंह में हाथ डाल दिया। एक खौफनाक चीख की आवाज गूंजी और अजदहा ने तड़पना शुरू कर दिया। अजदहा के मुंह में हाथ डालकर लाश ने एक मनका निकाल कर मारिया को दिया और कहा, इसको संभाल कर रखना, जब तक ये तुम्हारे पास है तुम पर सांप आग पानी असर नहीं कर सकेगा। मारिया ने मनका लेकर जेब में डाल लिया। आगे गए तो एक मोड़ पर बनमानस लंबे लंबे नोकीले दांत निकाले खड़ा था। यह दरअसल एक बला थी जो नक्शे सुलेमानी का मुहाफिज था। लाश ने उसकी तरफ घूर कर अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा। उसके देखते ही बनमानस ने उस पर हमला कर दिया, मगर लाश ने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा लिया और इतनी जोर से दबाया कि बनमानस जैसे किसी खिलौने की तरह उसके हाथ में मचलने लगा और फिर उसे मारकर मुर्दा लाश ने परे फेंक दिया। उसके बाद आगे बढ़े तो सामने एक संदूक दिखाई दिया। मुर्दा लाश ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें नक्शे सुलेमानी मौजूद है। फिर उसने नक्शे सुलेमानी संदूक खोलकर उसमें से निकालकर मारिया के हवाले किया। मारिया ने कहा, अब मैं वापस कैसे पहुंचूंगी? मुर्दा लाश ने उसकी तरफ देखकर कहा, नक्शे सुलेमानी को हाथ में लेकर आंखें बंद कर लो और ख्वाहिश का इजहार करो कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। चंद लम्हों में नक्शे सुलेमानी तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। मारिया ने उसका शुक्रिया अदा किया और नक्शे सुलेमानी हाथ में लेकर आंखें बंद कर लीं। दिल में उसने लैला के घर चलने की ख्वाहिश जाहिर की और जब उसने आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारे मंजर उसकी आंखों के सामने बदल चुके थे। वो लैला के घर के सामने खड़ी थी। वो घर के अंदर दाखिल हुई। लैला उसे देखकर खुशी से झूम उठी। उसने नक्शे सुलेमानी लैला के बूढ़े बाप के माथे से लगाया तो फिर लैला का बूढ़ा बाप एकदम उठ बैठा। उसने आंखें खोल दी। वो सेहतमंद हो चुका था। उस पर से आसेब का साया हट चुका था। फिर मारिया ने लैला से वहां से जाने की इजाजत मांगी। लैला और उसके बूढ़े बाप ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर पर रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि वो चंद दिन उनकी मेहमान रहे, मगर मारिया ने सहूलत से इनकार कर दिया और बोली कि मुझे अपने भाइयों के पास जाना है। फिर मारिया वहां से चलकर हवाई अड्डे पर आ गई। अजदहा के मुंह से निकला हुआ मनका मारिया की जेब में था। हवाई अड्डे पर उसे मालूम हुआ कि एक जहाज ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और वो रास्ते में हिंदुस्तान के शहर बम्बई में भी रुकेगा। मारिया ने सोचा कि वो उस जहाज में सवार होकर नागपुर चली जाए। मारिया जहाज में सवार हो गई। जहाज ठीक वक्त पर फिजा में बुलंद हो गया और उसने हिंदुस्तान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। जहाज में काफ़ी लोग सवार थे। मारिया कोने में एक जगह अकेली बैठी थी। जिस वक्त जहाज हवाई अड्डे से उड़ा था उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज आंधी चल रही थी। हवाई जहाज के पायलट का ख्याल था कि वो जहाज को बादलों के ऊपर से उड़ा ले जाएगा। हर तरफ बादल ही बादल थे। जहाज ने नीचे उतरने की कोशिश की, मगर अब नीचे उतरना भी मुश्किल था। पायलट जहाज को काफ़ी ऊपर ले गया। अब उसने एक तरफ को उड़ना शुरू कर दिया। यहाँ बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। असल में जहाज रास्ता भूल गया था और एयरपोर्ट वालों के साथ उसका सिलसिला टूट गया था। मुसाफिर परेशान होने लगे। एयर होस्टेस ने आकर कहा, आप लोग फिक्र न करें, जहाज अगरचे रास्ता भूल गया है, मगर हम किसी न किसी शहर में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी तूफान थम जाएगा और हम किसी शहर में ज़रूर उतर जाएंगे। मगर तूफान पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया। जहाज़ ने हवा में डोलना शुरू कर दिया। मुसाफिर शोर मचाने लगे। जहाज़ का अमला भी परेशान हो गया। बिजली ज़ोर से चमकी और जहाज़ के इंजन पर गिरी। धमाका हुआ और जहाज़ का एक इंजन टूटकर नीचे फिजा में गिर पड़ा। मुसाफिरों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पायलट ने जहाज़ को बाकी 3 इंजनों से चलाना शुरू किया और वो जहाज़ को नीचे ले आया, इस ख्याल से कि वो किसी न किसी जगह उसे ज़बरदस्ती उतार लेगा। लेकिन जहाज़ की बदकिस्मती ये हुई कि नीचे समंदर था। जो ही जहाज़ नीचे आया देखा कि समंदर ठाठे मार रहा है। जहाज़ में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। पायलट जहाज़ को ऊंचा ले गया। ऊपर जाते ही जहाज़ का दूसरा इंजन भी जहाज़ से अलग हो गया और उसमें आग लग गई। पायलट के लिए अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वो जहाज़ को समंदर में उतार दे। जहाज़ अपने आप भी नीचे को आ रहा था। मारिया भी परेशान थी, मगर उसे यकीन था कि अजदहा का मनका उसे पानी से बचा लेगा। मनका निकालकर उसने गले में डाल लिया था। जहाज़ एक ज़ोरदार धमाके के साथ समंदर की मौजों से टकराया। मारिया को जब होश आया तो उसने अपने आप को समंदर की बिखरी हुई मौजों के ऊपर पाया। मौजें उसे बहाते हुए ले जा रही थी।
कभी उठाकर उसे एक तरफ फेंक देती और कभी दूसरी तरफ ले जाती। हवाई जहाज का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अजदा का मनका मारिया के गले में था और उसकी वजह से वो डूब नहीं रही थी। समंदर में जबरदस्त तूफान था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। मारिया को मौजें लिए जा रही थी। खुदा जाने कब तक मारिया समंदर के तूफान में फंसी रही। आखिर खुदा खुदा करके तूफान थमा, बादल छटे और धूप निकली, बारिश रुक गई, आंधी का जोर भी टूट गया। मारिया समंदर की लहरों पर बही जा रही थी। इतने में एक शार्क मछली मारिया के सामने आ गई। शार्क मछली इंसान को जिंदा निगल जाती है। मारिया घबरा गई। शार्क मछली को मारिया नजर नहीं आ रही थी, मगर उसे इंसानी गोश्त की बू आ रही थी। वो उस बू के सुराग पर मारिया के करीब आ गई। मारिया खौफ से कांपने लगी, मगर मनका यहाँ भी काम आया। उसकी वजह से शार्क मछली को जैसे बड़े जोर का झटका लगा और तड़प कर भाग गई। सारा दिन, सारी रात और फिर अगला सारा दिन मारिया समंदर में तैरती रही। शाम के करीब मारिया ने दूर एक जहाज को देखा जो शायद तूफान की वजह से समंदर में रुक गया था। मारिया ने उस जहाज की तरफ तैरना शुरू कर दिया। करीब जाकर मारिया ने देखा कि वो एक आबदोज थी जो समंदर से बाहर निकली हुई थी। जहाज का कप्तान दूरबीन लिए दूर समंदर में देख रहा था। शायद उसे किसी दूसरे जहाज का इंतजार था। मारिया जहाज की लोहे की सीढ़ी से होकर आबदोज के ऊपर चढ़ गई। उसे किसी ने न देखा। वो आबदोज के कोने में बैठ के लंबे लंबे सांस लेकर आराम करने लगी। ये आबदोज एक जर्मन आबदोज थी और समंदर के बीच में वो पेट्रोल लेने के लिए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक जर्मन पेट्रोल वाला जहाज वहां आ गया। लंबा पाइप डाल दिया गया और आबदोज में तेल भरना शुरू हो गया। दोनों जहाज़ों के कप्तान एक दूसरे से हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे थे। आबदोज के फौजी मल्लाह भी ऊपर आकर जंगले के साथ लगकर खड़े हो गए। उनकी बातों से मालूम हुआ कि पेट्रोल वाला जहाज वापस जर्मनी जा रहा था और आबदोज हिंदुस्तान के समुद्रों में जापानी जहाज़ों की तलाश में जा रही थी। मारिया ने सोचा कि वो आबदोज में ही रहेगी। उसमें सफ़र करके कम से कम वो हिंदुस्तानी समंदर में तो पहुंच जाएगी। फिर वहां से वो किसी न किसी तरह हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करेगी। आबदोज का गोल ढक्कन उठा हुआ था। उसके अंदर से लोहे की सीढ़ी नीचे आबदोज में उतरती थी। मारिया खामोशी से आबदोज के अंदर उतर गई। यह आबदोज लंबी थी और उसके छोटे छोटे कैबिन लंबे रुख पर थे। मारिया एक कोने में जाकर आखिरी कैबिन में आ गई। उस कैबिन में खाने पीने के डिब्बे रखे हुए थे। मारिया के मालूम था कि यहाँ कोई मल्लाह नहीं रहता। ये बस एक स्टोर है जिसमें मारिया बगैर किसी की मदाखलत के बड़े सुकून से सफ़र तय करेगी। आबदोज ने पेट्रोल ले लिया था। उसके साथ ही सारे मल्लाह कप्तान समेत आबदोज के अंदर आ गए और आबदोज में भम्बू की आवाज़ गूंजी। उसका मतलब ये था कि आबदोज अब समंदर के नीचे उतरने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता आबदोज ने समंदर के अंदर उतरना शुरू कर दिया। जब आबदोज काफ़ी नीचे उतर गई तो उसने आगे को सफ़र शुरू कर दिया। जिस स्टोर में मारिया आराम कर रही थी उसके साथ वाला कैबिन कप्तान का था। अंदर कप्तान वायरलेस पर किसी से बातें कर रहा था। उसकी आवाज़ मारिया को साफ सुनाई दे रही थी। कप्तान कह रहा था, ठीक है, 15 डिग्री जनूब मशरक़ की जानिब, 1600 मीटर आगे बरतानवी जहाज़ आ रहा है, 15 डिग्री जनूब मशरक़, होशियार। उसके बाद कप्तान ने हुक्म देने शुरू कर दिए कि आबदोज को एक खास जाविये पर ले आओ। कप्तान ने पेरिस्कोप में से बाहर समंदर की सतह पर देखा। ज़रा फासले पर एक बरतानवी जंगी जहाज़ चला जा रहा था। इससे बेहतर निशाना कभी नहीं हो सकता था। बड़ा अच्छा शिकार मिल गया था। जर्मन कप्तान ने हुक्म दिया, 15 डिग्री पर टारपेडो तैयार करो। टारपेडो तोप में भर दिया गया। कप्तान ने पेरिस्कोप दूरबीन में से देखते हुए एकदम हुक्म दिया, फायर। आबदोज को एक हल्का सा धचका लगा। टारपेडो आबदोज में से निकलकर पानी के अंदर ही अंदर से बरतानवी जहाज़ की जानिब बढ़ रहा था। इत्तफाक ऐसा हुआ कि बरतानवी जहाज़ के कप्तान ने जहाज़ का रुख मोड़ दिया। टारपेडो जहाज़ को लगने के बजाय उसके करीब से होकर गुजर गया। कप्तान जहाज़ के डेक पर खड़ा था। उसने जो एक सफ़ेद लकीर जहाज़ के करीब से होकर समंदर में गुजरते देखी तो उसका दम खुश्क हो गया। ये टारपेडो था जो अगर बरतानवी जहाज़ को लग जाता तो जहाज़ के 2 टुकड़े हो जाते और वो आन की आन में डूब जाता। खतरा आसपास ही था। उसने चीख कर कहा, गोलाबारी शुरू की जाए, यहाँ आबदोज है। जहाज़ की तोपों ने समंदर में 4 मील के अंदर अंदर ज़बरदस्त गोले फेंकने शुरू कर दिए। ये गोले समंदर के अंदर जाकर फटने लगे। ये गोले ख़ास तौर पर समंदर के अंदर आबदोज को तबाह करने के लिए बनाए गए थे। उन गोलों ने समंदर में 4 मील के अंदर तूफान मचा दिया। आबदोज के सर के ऊपर आकर गोले फटने लगे। आबदोज में खलबली सी मच गई। मल्लाह इधर उधर दौड़ने लगे। कप्तान आबदोज को नीचे ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बरतानवी जहाज़ ने गोलाबारी बंद न की। धमाके के साथ एक गोला आबदोज के ऊपर आकर फटा। आबदोज के ऊपर सुराख हो गया और पानी अंदर दाखिल होने लगा। यह आबदोज की मौत थी। अब आबदोज को तबाही से कोई नहीं बचा सकता था। दूसरा गोला आबदोज के पहलू से आकर टकराया और फट गया। आबदोज की लोहे की दीवार फट गई और पानी अंदर आ गया। समंदर का पानी इस कदर तेजी से अंदर आया कि मल्लाह भी कुछ न कर सके। आबदोज पानी से भर गई और थोड़ी देर बाद मल्लाहों की लाशें तैर रही थी। मारिया जिस कैबिन में थी वो भी पानी से भर गया। मारिया पानी में डूबी हुई थी और आबदोज की दीवार को जोर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। अजदा का मनका यहाँ भी उसकी जान बचा गया। उसने मनका आगे करके दीवार के साथ रगड़ा तो लोहे की दीवार टूट गई। मारिया आबदोज से निकलकर समंदर में आ गई। पानी उसे उठाकर समंदर की सतह पर ले आया। समंदर के ऊपर आकर देखा कि धूप चमक रही थी और बरतानी जहाज़ करीब ही खड़ा आबदोज की तबाही का मंजर देख रहा था।
सारे मल्लाह जहाज के अरशे पर खड़े नारे लगा रहे थे। उन्होंने जर्मन अफदोस को डुबो दिया था और अब खुशी मना रहे थे। मारिया तैरती हुई बरतानवी जहाज के करीब आ गई। जहाज के अकब में जहाज का लंगर लोहे के मोटी जंजीर के साथ लटक रहा था। मारिया उस जंजीर की मदद से जहाज के ऊपर चढ़ आई। वो थक गई थी। अरशे पर जंगले से टेक लगाकर बैठ गई। जहाज के अंग्रेज मल्लाह खुशी से नारे लगा रहे थे और जहाज के भोंपू भी बच रहे थे। ये मसरत का इजहार था। इसका मतलब ये था कि दुश्मन पर फतह पा ली गई है। मारिया को किसी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सुकून से अरशे पर नीम दराज थी और गहरे गहरे सांस ले रही थी। धूप ने उसके जिस्म को सुकून दिया। अब उसे सख्त भूख लग रही थी। ये सोचकर जहाज में काफ़ी खाने पीने की चीज़ें होंगी। वो अरशे पर से गुजरती उस दरवाजे की तरफ आ गई जो नीचे जाता था। सीढ़ियाँ उतरकर वो जहाज के नीचे आई तो बाएं जानिब कैबिनों की कतार चली गई थी। एक तरफ से इंजन के तेल और भाप की बू आ रही थी। दूसरी तरफ से मारिया ने एक मल्लाह को हाथ में काफ़ी प्यालियाँ लिए आते देखा। ज़रूर बावर्ची खाना इधर होगा, मारिया ने सोचा और उस तरफ को चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद बावर्ची खाना आ गया। ये जहाज़ का बड़ा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा बावर्ची खाना था। मारिया अंदर दाखिल हो गई। कुछ मल्लाह मेज़ों पर बैठे खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे। कोने में संगे मरमर के बिजली के चूल्हों के ऊपर बड़े बड़े एल्युमिनियम के देगचे चढ़े हुए थे। लंबी मेज़ पर खाने के काब भरे पड़े थे। खाने का वक्त हो रहा था। मारिया ने एक प्लेट उठाकर उसमें चूजे का गोश्त, मछली और कुछ कबाब और डबल रोटी रखी और एक खाली मेज़ पर बैठकर मज़े से खाने लगी। किसी को खबर न हुई कि कमरे में एक औरत भी बैठी मुफ्त खाना खा रही है। मारिया खाना खा चुकी तो सोचा कि काफ़ी भी पीनी चाहिए, मगर काफ़ी अभी तैयार नहीं हुई थी। आखिर उसने चाय की एक प्याली ली और बावर्ची खाने से बाहर निकलने लगी। इत्तेफाक से जब वो बाहर निकलने लगी तो एक बरतानी मल्लाह झूमता झामता अंदर दाखिल हो रहा था। वो मारिया से टकरा गया। मारिया धक्का लगने से सामने मेज़ से टकराई, जिस पर से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। मोटा मल्लाह तो भनचक्का रह गया कि ये उससे किसका जिस्म टकराया है। बावर्ची ने पूछा, ये गिलास तुमने कैसे तोड़ दिया? मोटा मल्लाह तंग आकर बोला, मैं अभी अभी यही सोच रहा हूँ कि ये कौन अभी अभी मुझसे टकराया है। कोई भूत होगा। भूत अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका कचूमर निकाल दूँ। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि कमबख्त ने एक तो मुझे धक्का दे दिया और ऊपर से मेरी बेइज्जती भी कर रहा है। उसने दूसरी मेज़ पर से पानी का एक जग उठाया और करीब आकर उसका सारा पानी मोटे मल्लाह के सर पर ऊपर उंडेल दिया। मोटा मल्लाह दम बखुद होकर रह गया। जितनी देर उसके सर के ऊपर पानी गिरता रहा वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। जब जग का पानी खत्म हो गया तो वो गर्दन घुमाकर बोला, भूत, ये भूत का काम है। और वो कामने लगा। मारिया ने जोर से जग उसके सर पर दे मारा। छन की आवाज़ के साथ ही जग टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गया। मोटा मल्लाह बेहोश होकर गिर पड़ा। मारिया बाहर निकल गई। अब उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो कपड़े बदलकर आराम कर सके और कोई उसे परेशान न करे। एक कैबिन खुला था। मारिया ने अंदर झांक कर देखा। शायद ये कप्तान की बीवी का कैबिन था। वो अंदर दाखिल हो गई। फर्श पर कालीन बिछा था। अलमारी में कपड़े रखे थे। मारिया ने अलमारी में से अपनी पसंद का एक सादा सा लिबास निकालकर पहन लिया। पुराने कपड़े उठाकर समंदर में फेंक दिए। बाल बनाए कंघी की, कंधों पर शाल ओढ़ी, पाँव में जूता पहना और किसी ऐसी जगह को तलाश करने लगी जहां उसे कोई परेशान न कर सके और वो आराम से सो जाए। मारिया जहाज के अंदर घूमते फिरते निचली मंजिल में, यहाँ गोदाम थे, स्टोर बने थे जिनके दरवाजों पर लोहे के बड़े बड़े कुफल पड़े थे, यानी ताले लगे थे। एक जगह मारिया घूमने लगी तो उसे यूं लगा जैसे किसी शय के गिरने की आवाज़ आई है। वो रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। आवाज़ नहीं आई। वो चलने लगी तो आवाज़ फिर आई। ये आवाज़ एक ऐसे लोहे के दरवाजे की दूसरी जानिब से आ रही थी जिसके बाहर ताला पड़ा था। मारिया ने लोहे के दरवाजे के साथ कान लगा दिए। अंदर कोई किसी शय से ठक ठक कर रहा था, जैसे कोई किसी शय को बड़ी आहिस्तगी से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मारिया हैरान हुई कि ये कौन है जो ताले के अंदर पड़ा है, उसका राज क्या है। मारिया ने दरवाजे पर हाथ से ठक ठक की। अंदर की आवाज़ रुक गई। थोड़ी देर बाद मारिया ने फिर ठक ठक की। अंदर से भी किसी ने ठक ठक की। मारिया ने आवाज़ देकर पूछा, अंदर कौन है? अंदर से कोई आवाज़ ना आई। कुछ देर खामोशी रही। मारिया ने दोबारा आवाज़ दी, अंदर कौन है? थोड़ी देर खामोशी रही। फिर किसी मर्द की अंदर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? उसका जवाब मारिया क्या देती। उसने कहा, मैं कौन हूँ ये मत पूछो, ये बताओ कि तुम कौन हो। अंदर से आवाज़ आई, अगर तुम इस जहाज़ की कोई औरत हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं जर्मन कैदी हूँ और डूबे जहाज़ एल्फ्रेड का कप्तान शिमल हूँ। मारिया समझ गई कि जर्मन कैदी है जिसको इस बरतानवी जहाज़ वालों ने उसका जहाज़ डुबोने के बाद कैद कर लिया है। तो क्या उसे इस कप्तान की मदद करनी चाहिए? मारिया ने सोचा, हाँ ज़रूर मदद करनी चाहिए। कैदी किसी मुल्क का भी हो, वो कैदी होता है, बेबस और मजबूर होता है। किसी मुल्क को हक नहीं कि वो किसी दूसरे मुल्क के इंसान को अपनी कैद में डालकर बेबस कर दे। ये सोचकर मारिया ने कहा, कप्तान शिमल, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस जहाज़ पर सफ़र ज़रूर कर रही हूँ, मगर मेरा ताल्लुक इस जहाज़ से नहीं है और ना मैं बरतानवी औरत हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मुझसे यह सवाल हरगिज़ मत पूछना कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए इतना जान लेना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मगर तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अगर तुमने मुझे इस कैद से निकाल भी दिया तो मैं दोबारा पकड़ लिया जाऊँगा। मैं इस जहाज़ से निजात हासिल नहीं कर सकूँगा।
یہ ٹھیک ہے مگر میں کوشش کروں گی کہ تمہیں اس جہاز سے فرار کرانے میں تمہاری مدد کروں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ماریا ہے۔ تم اس جہاز پر کیا کرتی ہو؟ تم پھر وہی سوال کر رہے ہو جو میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ بہرحال آج رات کو میں پھر آؤں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جرمن جہاز کا کپتان شمل ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کا جہاز برطانوی ملاحوں نے ڈبو دیا تھا۔ اسے ٹارپیڈو مار دیا گیا تھا۔ اس کے مسافر اور عملے کے آدمی جہاز کے ساتھ ہی غرق ہو گئے تھے۔ صرف کپتان ایک کشتی پر بیٹھا فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے آج 7واں روز گزر رہا تھا۔ وہ ایک روشن دان کو توڑ کر باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماریا نے اس کی آواز سن لی۔ کپتان شمل بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون عورت تھی جو اس کی مدد کرنا چاہتی ہے اور جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آدھی رات کو پھر آئے گی۔ اس نے سوچا کہیں یہ دشمن کی کوئی جاسوس تو نہیں، لیکن وہ تو دشمن کی قید میں ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ اسے اس کے پیچھے لگائے۔ کیپٹن شمل سارا دن شام تک یہی سوچتا رہا۔ شام کو ایک انگریز ملا اسے اندر کھانے کا ڈبہ پھینک کر چلا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ بس تھوڑی سی مچھلی اور ڈبل روٹی۔ کیپٹن شمل نے زہر مار کی اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھی سے زیادہ گزر گئی اور سمندر کی موجوں کا شور صاف سنائی دینے لگا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں ماریا ہوں کیپٹن۔ کیپٹن نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر جلدی سے کہا، تم آ گئی ماریا؟ ہاں میں آ گئی ہوں۔ میں دروازہ کھولنے لگی ہوں۔ کیا تمہارے پاس چابی ہے؟ نہیں۔ پھر تم لوہے کا اتنا مضبوط تالا کس طرح کھولو گی؟ میں اسے توڑ دوں گی، شور مچے گا۔ میں بڑے آرام سے اسے توڑ دوں گی۔ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تم خاموش ہو کر تماشا دیکھتے رہو۔ اور ہاں ایک بات میں اور تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں۔ وہ کیا بات ہے بیٹی؟ تم نے مجھے بیٹی کہا ہے، اب یہ سمجھ لو کہ میں بیٹی بن کر تمہاری مدد کروں گی، مگر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ کیا تم مجھے نہ دیکھ سکو گے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کیپٹن، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دکھائی نہ دے جبکہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہو؟ اس میں ایک راز ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں اس جہاز پر کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، میں تمہیں بھی نظر نہیں آؤں گی۔ تو کیا تم کوئی بھوت ہو؟ نہیں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مگر مجھ میں ایک خاص بات ہے کہ وہ یہ کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بوڑھے نے کہا۔ جب میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد ماریا نے اجدے کے منکے کو گلے سے اتار کر تالے کے ساتھ رگڑا۔ تالا ایک دم سے کھل گیا۔ ماریا نے منکا دوبارہ گلے میں ڈالا اور تالا کھول کر دروازے کو ذرا سا دھکیلا اور اندر آ گئی۔ کپتان شمل نے دروازے کو ذرا سا کھلتے دیکھا، پھر دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ دروازہ کھلا بھی اور بند بھی ہو گیا۔ تو کیا ماریا ٹھیک کہتی ہے کہ میں دکھائی نہیں دوں گی؟ وہ ضرور اندر آ چکی ہے۔ ماریا نے دیکھا کہ یہ ایک تنگ سا کیبن تھا جس میں سوائے ایک پرانی کھاٹ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کیپٹن شمل دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ ماریا نے کہا، کیپٹن میں اندر آ چکی ہوں۔ تم کہاں ہو بیٹی؟ یہاں ہوں۔ ادھر؟ کہاں؟ اس طرف۔ اور ماریا نے بوڑھے کپتان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چارپائی کی طرف موڑ دیا۔ کپتان شمل زندگی میں پہلی بار یہ تجربہ کر رہا تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ عورت اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار تو اسے پسینہ آ گیا، اس کا سارا بدن لرز گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، بیٹی ماریا تم نے جو کہا ٹھیک نکلا۔ ہاں کیپٹن، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ کیپٹن چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماریا نے کہا، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کروں گی۔ کیپٹن بولا، بیٹی جب تک یہ جہاز کسی بندرگاہ کے ساتھ نہیں لگ جاتا میں آزاد ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے اس کیبن سے باہر بھی نکال بھی دو تو یہ آزادی میرے لیے بیکار ہوگی، کیونکہ برطانوی ملاح مجھے پھر پکڑ کر قید کر دیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی رات کو تم کشتی سمندر میں اتار کر فرار ہو جاؤ؟ یہ بھی خطرناک بات ہوگی۔ میں اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ جب یہ جہاز کسی بندرگاہ پر جا کر رکے تو مجھے تم کسی طرح یہاں سے نکال دو۔ میں فرار ہو کر دوبارہ برطانیہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ کیا خبر یہ لوگ کب جا کر کسی بندرگاہ پر ٹھہریں، کیونکہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ 7 روز سے یہ لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ماریا نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس جہاز پر قبضہ کر لو؟ کپتان چونک پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں اکیلا اتنے بڑے جنگی جہاز پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ ماریا نے کہا، ہر بات اگر سوچ سمجھ کر کسی منصوبے کے ساتھ شروع کی جائے تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیپٹن نے کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے ساتھی بھی یہاں ہوں۔ ساتھی تو سارے غرق ہو گئے ہیں۔ کیپٹن بولا، اگر کسی طرح مجھے وائرلیس مل جائے تو میں اپنی زبان میں یعنی اپنے کوڈ میں کسی جرمن جہاز یا آبدوز کو اس طرف بلا سکتا ہوں، مگر اس میں بھی خطرہ ہے کہ یہ جہاز گولہ باری کر کے اسے غرق کر سکتا ہے۔ ماریا نے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہیں وائرلیس لا کر دے سکتی ہوں اور میں تو اس جہاز کے سارے عملے کو ہلاک کر سکتی ہوں، مگر میں اتنا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتی۔ یہ بہتر ہے کہ تم وائرلیس کے ذریعے اپنے کسی جنگی جہاز کو بلاؤ اور اندر سے ہم بغاوت کر دیں اور یوں یہ جہاز تمہارے قبضے میں چلا جائے۔ کیپٹن نے کہا، اسکیم بڑی اچھی ہے ماریا بیٹی، اب تم کوشش کر کے مجھے کسی طرح سے ایک وائرلیس سیٹ لا کر دے دو۔ میں کوشش کروں گی، بلکہ کوشش میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر ماریا واپس آ گئی۔ وہ کونے والے ایک کیبن میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کیبن میں بھی کسی کا گزر نہیں تھا اور جہاز کا پرانا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے ناشتہ کیا اور پہلا کام یہ کیا کہ جہاز کی مشینری والے کمرے میں آ گئی اور جائزہ لینے لگی۔
यहाँ कई किस्म की पेचदार मशीनें पड़ी काम कर रही थी। साथ वाले कमरे में वायरलेस सेट लगे थे जिन पर मल्लाह बैठे दूसरे जहाज़ों के लिए पैगाम नशर कर रहे थे। मारिया ने देखा कि एक वायरलेस सेट पर कोई मल्लाह नहीं था। वो वापस अपने कैबिन में आ गई। रात को जब जहाज़ पर ब्लैकआउट हो गया तो वो खामोशी से अपने कैबिन से निकलकर वायरलेस रूम में आ गई। अब तकरीबन 6-7 वायरलेस सेट खाली पड़े थे। सिर्फ एक सेट पर कोई मल्लाह पैगाम नशर कर रहा था। मारिया ने खामोशी से आगे बढ़कर कोने वाले वायरलेस सेट को उठाकर कंधे पर रख लिया। वायरलेस पहले तो नजर आता था मगर वायरलेस सेट मारिया के कंधे पर आते ही गायब हो गया। इस वजह से मल्लाह को शक ही न पड़ा कि कोई वायरलेस सेट उठाई लिए जा रहा है। मारिया बड़े आराम से वायरलेस रूम से बाहर निकल गई। सेट भारी था और मारिया को बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन वो तेजी से चल दी। कैप्टन शिमल बेचैनी से मारिया का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि वो आधी रात को आएगी। जो ही दरवाजे के ताले खुलने की आवाज आई, कैप्टन चौकस हो गया। दरवाजा खुला और अपने आप बंद हो गया। ये तुम हो मारिया बेटी? हाँ कैप्टन शिमल, ये मैं हूँ। क्या वायरलेस सेट मिल गया? मगर मुझे दिखाई नहीं देता। अभी मेरे कंधे पर है, मेरे साथ वो भी गायब है। जब उसे जमीन पर रखूंगी तो तुम उसे देख सकोगे। ये लो, रख दिया मेज पर। कैप्टन शिमल ने देखा कि एक जदीद किस्म का बड़ा आला तरीन वायरलेस सेट मेज पर रखा हुआ है। उसने सबसे पहले अंदर से दरवाजा बंद किया और वायरलेस सेट पर आकर उसे ऑन किया और टिक 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 शुरू कर दी। शाबाश मारिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया। ये मेरा फर्ज था कैप्टन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। कैप्टन ने अपनी खुफिया जुबान में सिग्नल नशर करने शुरू कर दिए। हेलो चार्ली 203 806 चार्ली, समंदर में खरगोश, दरख्त, मछली, बंदर। हेलो चार्ली 203 806 चार्ली। कप्तान ने कई बार आहिस्ता आहिस्ता आवाज में ये सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। जब कैप्टन थक गया तो उसने मारिया से कहा, मेरा ख्याल है मैं कल फिर कोशिश करूंगा। मालूम होता है आज की रात किसी के पास वायरलेस नहीं है। क्या दिन को कोशिश नहीं हो सकती? दिन में वो लोग वायरलेस के रूम में आए। उसने जनूबी हिंद के लिए सिंगापुर हेडक्वार्टर कोई पैगाम नशर करता रहा। अचानक उसकी निगाह कोने वाली मेज पर पड़ी। उस मेज का वायरलेस सेट गायब था। कप्तान का माथा ठनका। ये वायरलेस सेट कहाँ गया? मल्लाहों ने घूम कर देखा तो मेज खाली थी। सर, अभी तो यहाँ पड़ा था, कप्तान ने चीख कर कहा। मगर अब कहाँ गया? सारे जहाज पर शोर मच गया कि एक वायरलेस सेट जहाज से चोरी हो गया है। तमाम मल्लाहों से पूछगिछ शुरू हो गई। हर जगह तलाश किया गया। जहाज का कोना कोना छान मारा मगर वायरलेस सेट कहीं ना मिला। कप्तान ने ऐलान करा दिया, खबरदार, जहाज पर कोई खतरनाक जासूस आन घुसा है। उसे जहां देखा जाए पकड़ लिया जाए या गोली मार दी जाए। मगर जासूस मारी आई थी और वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। कैप्टन शिमल पर किसी को शक हो ही नहीं सकता था कि उसने वायरलेस सेट छुपा रखा है। वो तो कैदी था और कैबिन में बंद था। वो कहाँ से जाकर वायरलेस सेट चोरी कर सकता था? कैप्टन शिमल ने दूसरी रात फिर कोशिश शुरू कर दी। मारिया उसके पास बैठी थी। सिग्नल नशर होने शुरू हो गए मगर ऐसा लगता था कि वो सिग्नल दूसरी तरफ नहीं पहुंच रहे थे। उसने मारिया से कहा, आखिर क्या बात है कि सिग्नल दूसरी तरफ नहीं पहुंच रहे? मारिया ने कहा, क्या सेट ठीक है? इसमें कोई खराबी तो नहीं? जरा गौर से देखो। कैप्टन शिमल ने पूरी तरह से सेट का जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि उसका एक बैटरी का सेल नाकिस हो गया और कमजोर पड़ गया है। उसने मारिया से कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है, इसका एक सेल बेहद कमजोर हो चुका है जिसकी वजह से सिग्नल पूरी ताकत से नशर नहीं हो रहे। फिर क्या करना होगा मुझे? मारिया ने पूछा। कैप्टन बोला, बेटी मारिया, तुम किसी दूसरे वायरलेस सेट से उसका एक ताकतवर सेल उतार कर लाना होगा तुम्हें। अभी कोशिश करती हूँ। मारिया बाहर निकल गई। जाते हुए बाहर ताला फिर से लगा गई। उधर मारिया वायरलेस की तरफ बढ़ी और उधर जहाज का सिक्योरिटी अफसर छानबीन करने कैद खाने में आ गया। ये कैप्टन शिमल की खुशनसीबी थी कि उसने सिक्योरिटी अफसर के कदमों की आवाज़ सुन ली थी। उसने जल्दी से वायरलेस सेट को चारपाई के नीचे कपड़ों के अंबार में छुपा दिया और खुद चारपाई पर लेट गया और हाय हाय करने लगा। सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर दाखिल हो गया। उसने घूर कर कैदी कैप्टन को देखा, फिर चारों तरफ निगाह डाली। कैबिन में कुछ भी नहीं था। फिर गरजदार बारोब आवाज में बोला, क्या बात है? हाय हाय क्यों कर रहे हो? जहाज के कप्तान ने खास तौर पर सिक्योरिटी अफसर को जर्मन कैदी के पास भेजा था जाके मालूम करे कि कहीं जासूस का ताल्लुक उसके साथ तो नहीं। जर्मन कैदी ने कहा, पेट में दर्द हो रहा है। हाय हाय, बकवास बंद करो। यहाँ तुम्हारा इलाज करने के लिए हम नहीं बैठे। अगर तुम दर्द की वजह से मर गए तो तुम्हारी लाश समंदर में फेंक दी जाएगी। जर्मन कैप्टन ने कोई जवाब न दिया। उसे बस एक ही फिक्र था कि कहीं सिक्योरिटी ऑफिसर की निगाह चारपाई के नीचे पड़े हुए पुराने कपड़ों के ढेर पर न पड़ जाए। सिक्योरिटी ऑफिसर करीब एक खोखे पर बैठ गया और बोला, हमें मालूम हुआ है कि एक खतरनाक जासूस इस जहाज में सवार हो गया है। उसने हमारा एक वायरलेस सेट गायब कर लिया है। अगर तुम हमें उसके बारे में कुछ बता सको तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। कैप्टन शिमल ने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरा किसी जासूस से क्या काम हो सकता है? मैं तो मुसीबत का मारा कैद में पड़ा दर्द से बेहाल हो रहा हूँ। सिक्योरिटी अफसर चिंघाड़ा, लेकिन जासूस तुमसे राब्ता कायम कर सकता है। तुम दुश्मन हो और दुश्मन से हमें कभी भलाई की तवक्को नहीं हो सकती। बोलो, क्या तुम्हें जासूस मिलने आया था? कैप्टन ने कहा, मैंने कह दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो तुम लोगों की कैद में बेबस होकर पड़ा हूँ। बाहर ताला लगा रहता है, फिर कोई जासूस अंदर कैसे आकर मुझसे मिल सकता है? सिक्योरिटी अफसर ने कोई जवाब न दिया। उठकर कैबिन में टहलना शुरू कर दिया। उसके हाथ में डंडा था। वो उस डंडे से दीवारों को ठोक बजाकर देख रहा था।
जैसे मालूम करना चाहता हो कि कहीं वायरलेस सेट या कोई जासूस तो नहीं छुपा हुआ। जर्मन कैप्टन की जान हवा हो रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये शख्स चारपाई के नीचे कपड़ों को ना देखना शुरू कर दे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सिक्योरिटी अफसर ने झुककर चारपाई के नीचे निगाह डाली और डंडे से पुराने कपड़ों के अंबार को हिलाते हुए कहा, ये क्या है? जर्मन कैप्टन का रंग जर्द हो गया, फिर भी संभल कर बोला, पुराने कपड़े और कंबल पड़े हैं। इस दौरान में कपड़ों को हिलाते हुए सिक्योरिटी अफसर का डंडा किसी सख्त शय से टकराया। वो ठिठका। उसने कपड़ों को जल्दी से हटाया तो नीचे वायरलेस सेट पड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया और मूछें फड़कने लगी। तो ये तुम्हारा काम था, मगर तुम यहाँ कैद हो। जरूर जासूस ने तुम्हें ला कर दिया है ये वायरलेस सेट। बोलो वो कहाँ है? जर्मन कैप्टन समझ गया कि अब उसकी मौत आ गई है। उसने कहा, तुम मेरी जान भी ले लोगे तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये वायरलेस सेट मुझे किसने दिया है। सिक्योरिटी अफसर ने जोर से डंडा बूढ़े कप्तान की चारपाई पर मारा और फिर से बालों से पकड़कर घसीटा। हरामखोर, तुम क्या तुम्हारा बाप भी बताएगा कि ये वायरलेस सेट तुम्हें जहाज पर से किसने चोरी करके दिया है? हम तुम्हारी जुबान काट देंगे, तुम्हारे कान और नाक काट देंगे, तुम्हें अजियत दे देकर हलाक कर देंगे, तुम्हारे जिस्म के खून का एक एक कतरा करके बहा देंगे। आखिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन जासूस तुम्हारे पास आया है। सिक्योरिटी अफसर ने जेब से पिस्तौल निकाल कर तान लिया। बोलो, नहीं तो अभी इसकी गोली तुम्हारे सर से पार कर दूंगा। जर्मन कप्तान घबरा गया। वो वाकई मुसीबत में फंस गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या जवाब दे। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो मारिया के बारे में बताए। वो मर सकता था मगर मारिया का नाम नहीं ले सकता था। मौत उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं सच कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये सेट किसने यहाँ लाकर रख दिया है। बकवास करते हो। सिक्योरिटी अफसर ने जोर से एक मुक्का कैप्टन के मुंह पर मारते हुए कहा। जर्मन बूढ़े कैप्टन का सर चारपाई से टकरा गया और वो गिर पड़ा। सिक्योरिटी अफसर ने उसके सफेद बाल पकड़कर उसे झंझोड़ कर कहा, बोलो ये सेट तुम्हें किसने ला कर दिया? इतने में मारिया वायरलेस सेट के लिए ताकतवर बैटरी का सेल लेकर अंदर आ गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर आते ही उसने और ही नक्शा देखा। सिक्योरिटी अफसर पिस्तौल ताने खड़ा था। वायरलेस सेट उसके आगे ज़मीन पर रखा था और जर्मन बूढ़ा कप्तान ज़मीन पर बुरी हालत में पड़ा था। वो एकदम सारी बात समझ गई। उसने आते ही पहला काम यह किया कि दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। सिक्योरिटी अफसर ने दरवाज़ा अपने आप बंद होते देखा तो चौंका और बोला, बाहर कौन है? उसका ख्याल था कि बाहर से किसी ने मल्लाह ने दरवाज़ा बंद किया है, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर से किसी ने कुंडी भी चढ़ा दी थी। जर्मन कैप्टन ने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि मारिया अंदर आ चुकी थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब उसकी जान बच जाएगी। सिक्योरिटी अफसर का क्या होगा उसकी उसे कुछ खबर नहीं थी। सिक्योरिटी अफसर झुक कर दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था कि मारिया ने उसके हाथ पर जोर से हाथ मारा। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर कोने में जा पड़ा। मारिया ने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। पिस्तौल उसके हाथों में आते ही गायब हो गया। सिक्योरिटी अफसर भौंचक्का होकर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये कौन सा भूत कमरे में आ घुसा है? मारिया ने कहा, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि वायरलेस सेट कौन लाया है। सिक्योरिटी अफसर की जुबान को जैसे ताला लग गया था। उसकी बोलने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे थे। मारिया ने जोर से कहा, तुमने इस बूढ़े कप्तान को मारकर उसके बुढ़ापे की तौहीन की है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और गौर से सुनो। इस जहाज़ की जासूस मैं हूँ। मेरा नाम मारिया है और मैं इस जहाज़ पर कब्जा करने आई हूँ। मैं जर्मन हूँ और तुम्हारी दुश्मन हूँ। सिक्योरिटी अफसर कभी इधर देखता कभी उधर। उसे आवाज़ आ रही थी, शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। वो एकदम से दरवाजे की तरफ भागा कि कुंडी उतार कर फरार हो जाए, मगर मारिया उसे कभी भी हाथ से नहीं छोड़ सकती थी। वो उनके लिए तबाही का बायस बन सकता था। मारिया ने पीछे से फायर कर दिया। गोली सिक्योरिटी अफसर के सर में लगी और वो उछलकर गिरा और ज़रा सा तड़प कर ठंडा हो गया। जर्मन कैप्टन अपनी जगह से जल्दी से उठा। अब इसकी लाश का क्या बनेगा मारिया? कहीं कोई इससे बड़ी मुसीबत न पड़ जाए। मारिया ने कहा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसकी लाश को भी ठिकाने लगा देती हूँ। उसका मर जाना ही अच्छा था, नहीं तो ये बाहर जाकर वायरलेस सेट का राज फाश कर देता और तुम कभी जिंदा ना बच सकते थे। तुम अकेले इसकी लाश लेकर कहाँ जाओगी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। ये लो बैटरी का सेल। ये बिल्कुल नया और ताकतवर सेल है। तुम इसको सेट में लगा कर सिग्नल देने की कोशिश करो। मैं भी वापस आने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे देर होगी तो फिर कल रात को आऊँगी। इतना कहकर मारिया ने सिक्योरिटी अफसर की लाश को घसीट कर कैबिन से बाहर राहदारी में रखा। कैबिन बंद करके उसका दरवाज़ा फिर से ताला लगा दिया और सोचने लगी कि लाश को लेकर कहाँ जाए। लाश को समंदर में फेंकने के लिए उसे दूसरी मंजिल से गुजर कर ऊपर तीसरी मंजिल पर अर्शे तक जाना था। खतरनाक हो सकता था ये और मुश्किल काम भी था। क्यों ना इसकी लाश को दूसरी मंजिल में किसी जगह डाल दिया जाए। मारिया ने सोचा, किसी को शक भी नहीं होगा। मारिया ने अंधेरे में सिक्योरिटी अफसर की लाश को घसीटना शुरू कर दिया। वो उसे सीढ़ियों पर से लेकर ऊपरी मंजिल में आ गई। आधी रात की वजह से यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। कोई पहरेदार भी नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों के ऊपर एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। मारिया ने लाश को उसी जगह छोड़ा और खुद जाकर देखने लगी कि लाश को किस जगह डाला जाए। एक कैबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मारिया ने अंदर झांक कर देखा कि कैबिन में पुराने लकड़ी के संदूक पड़े थे।
ये जगह उसे पसंद आई। वापस आकर उसने लाश को घसीट कर कैबिन में डाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मारिया ने राहदारी में से लाश के घसीटने के सारे निशानात मिटा दिए। इस काम से फारिग होकर वो अपने कोने वाले कैबिन में जाकर लेट गई। उधर जर्मन कैदी कैप्टन ने फर्श पर गिरे हुए खून के सारे धब्बे साफ कर दिए, वायरलेस सेट में नया सेल लगाया और खुफिया जुबान में सिग्नल नशर करने शुरू कर दिए। थोड़ी सी कोशिश के बाद सिग्नल मिलना शुरू हो गए। हेलो राजा, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जर्मन कैप्टन ने अपनी खुफिया जुबान में पूछा कि कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हम जर्मन आबदोज यू बोट 29 से बोल रहे हैं, तुम कौन हो? जर्मन कैप्टन ने कहा, मैं जर्मन जहाज़ एल्फ्रेड का कप्तान शिमल बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, मैं इस वक्त बरतानी जहाज़ क्वीन मैरी में कैद हूँ। किसी तरह से मेरे हाथ एक वायरलेस सेट आ गया है। उधर से आवाज़ आई, तुम क्या चाहते हो? जर्मन कैप्टन ने कहा, मैंने इस जहाज़ पर कब्जा करने के सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे सिर्फ 15-20 जानबाज कमांडोज की ज़रूरत है। क्या तुम कमांडो लेकर बहरुल काहिल के समंदर में 36 डिग्री पर पहुंच सकते हो? सिग्नल पर उधर से आवाज़ आई, ये कैसे हो सकता है कि 15 कमांडोज एक ज़बरदस्त बरतानी जंगी जहाज़ पर कब्जा कर ले? जर्मन कैप्टन ने सिग्नल दिया, तुम इसकी फ़िक्र न करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ज़रा सी कोशिश के बाद हम इस ताकतवर बरतानवी जंगी जहाज़ पर कब्जा कर सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि 15 चुने हुए कमांडोज लेकर बहरुल काहिल में 36 डिग्री पर आबदोज ले आओ। उसके बाद मुझको आधी रात को 12 बजे सिग्नल करना। उसके बाद की हिदायत मैं फिर दूंगा। खुदा हाफिज़। ठीक है कैप्टन, मैं कल रात तुम्हें हेडक्वार्टर से इजाज़त लेकर सिग्नल दूंगा। ओके। दूसरे दिन सिक्योरिटी अफसर की गुमशुदगी की खबर सारे जहाज़ में फैल गई। जहाज़ का कप्तान फ़ौरन कैदखाने में जर्मन कैप्टन के पास आया, क्योंकि उसने सिक्योरिटी अफसर को जर्मन कैप्टन के पास पूछगिछ के लिए भेजा था। जर्मन कैप्टन साफ मुकर गया, यहाँ कोई सिक्योरिटी अफसर नहीं आया जनाब। मैं तो कल से पेट के दर्द में मर रहा हूँ, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। बराए मेहरबानी मुझे 2 स्प्रो की टिकियाँ भी दे दें। शट अप। कप्तान ने कैबिन को चारों तरफ देखा। वहाँ रोशनी बहुत कम थी, जिसकी वजह से अगर फर्श पर कोई खून का धब्बा रह भी गया होता तो उसे नज़र नहीं आ सकता था, मगर जर्मन कैप्टन ने खून के धब्बे कमाल होशियारी से साफ कर दिए थे। जहाज़ का कप्तान बाहर निकल गया। सारे जहाज़ में सिक्योरिटी अफसर की तलाश शुरू हो गई। आखिर दोपहर को उसकी लाश स्टोर में पड़ी मिल गई। जहाज़ में दहशत सी फैल गई। पहले वायरलेस सेट का गायब हुआ, अब सिक्योरिटी अफसर कत्ल कर दिया गया। जहाज़ में दुश्मन का जासूस अपना काम बराबर कर रहा था और कोई उसे पूछने वाला न था। जहाज़ के कप्तान ने लाश के जख्म का मुआयना किया। मालूम हुआ कि गोली सिक्योरिटी अफसर के पिस्तौल से चलाकर उसे हलाक किया गया था। कहीं इसने खुदकुशी तो नहीं की? एक डॉक्टर ने कहा। कप्तान बोला, गोली का निशान सर के पीछे है और कोई खुदकुशी करने वाला पीछे गोली चलाकर खुदकुशी नहीं करता। उसे किसी ने कत्ल किया है और कत्ल मेरे जहाज़ पर है। देखना यह है कि वो कोई तीसरी वारदात करता है या हम उसे पहले पकड़ लेते हैं। हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे कैप्टन, वो बचकर नहीं जा सकता। अभी तो वो हमारी आंखों के सामने से गायब है, इस जहाज़ में है और नज़र नहीं आ रहा। एक बार फिर जहाज़ के एक मल्लाह को बुलाकर पूछगिछ और पड़ताल की गई। कोई नतीजा न निकला। पिस्तौल भी कहीं नहीं मिल रहा था। पिस्तौल में आखिरी गोली थी जिसे चलाकर मारिया ने उसे समंदर में फेंक दिया था। मारिया भी ये सब कुछ देख रही थी और हंस रही थी कि कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, भला उसे कभी पकड़ सकते हैं जो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही। जहाज़ के हर कैबिन की फिर से तलाशी ली गई। जहाज़ की तीनों मंजिलों की सीढ़ियों पर खड़ा पहरा लगा दिया गया। जहाज़ अब बहरुल काहिल को छोड़कर ओकियानूस के समंदर में दाखिल हो गया। दूसरी रात को 12 बजे मारिया भी जर्मन कैदी कैप्टन के कैबिन में आ गई। उन्होंने ठीक 12 बजे वायरलेस ऑन कर दिया और जर्मन आबदोज से सिग्नल का इंतजार करने लगे। 12:30 पर सिग्नल आया। हेलो राजा, मैं यू बोट 29 से बोल रहा हूँ। हेलो राजा। हेलो चार्ली, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर ने कमांडोज के बारे में क्या कहा है? उधर से जवाब आया, कैप्टन हेडक्वार्टर ने इजाज़त दे दी है। परसों रात मेरी आबदोज 15 कमांडोज के साथ 36 डिग्री बहरुल काहिल में नमोदार होगी। जर्मन कैप्टन ने जल्दी से कहा, नहीं, हमारे जहाज़ क्वीन मैरी अब ओकियानूस के समंदर में आ चुका है। परसों रात तुम लोग 47 दर्जे जनूब मगरिब की तरफ आना। ओके, हमें निशानी क्या मिलेगी? जर्मन कप्तान ने कहा, जहाज़ के अकब में टार्च से 3-4 वक्फों के साथ रोशनी की जाएगी। उस रोशनी को देखते ही तुम लोग चले आना, बाकी सारा बंदोबस्त हो चुका होगा। ओके। जर्मन कप्तान ने वायरलेस बंद कर दिया। अगरचे ये सारी गुफ्तगू खुफिया इशारों और हिंसों के साथ हो रही थी, फिर भी उसे डर था कि कहीं उनके सिग्नल जहाज़ वाले वायरलेस रूम में न सुन लें। वायरलेस रूम में उनके सिग्नल भी लिए गए थे। एक अंग्रेज़ ऑपरेटर वायरलेस पर झुका हुआ था कि उसे सिग्नलों की आवाज़ सुनाई दी। सिग्नल किसी खुफिया जुबान में नशर किए जा रहे थे। उसने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका, समझ ना सका। जब उसने ये सुराग लगाया कि सिग्नल कहाँ से हो रहे हैं, तो ये देखकर उसने कप्तान को बुला लिया कि सिग्नल उसके अपने जहाज़ से नशर हो रहे हैं। कप्तान ने आते ही कान लगा दिए। सिग्नल नशर होना बंद हो गए थे।
जहाज के किस हिस्से से सिग्नल किए जा रहे थे, क्या तुम ये बता सकते हो? ऑपरेटर ने कहा, मेरा अंदाजा सर ये है कि जहाज के अकबी हिस्से की तरफ से कोई सिग्नल दे रहा था। गजब हो गया, दुश्मन हमारे जहाज में बैठा हमें अहमक बना रहा है। जहाज को तलाश किया जाए। आधी रात को एक बार फिर सारे मल्लाह पिस्तौलें लेकर जहाज की तलाशी लेने निकल खड़े हुए। जर्मन कप्तान ने यह अक्लमंदी की कि वायरलेस सेट मारिया के हवाले कर दिया कि वो उसे समंदर में फेंक दे। मारिया ने उसी वक्त वायरलेस सेट को ले जाकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। अब चाहे जितनी मर्जी तलाशी हो, मल्लाह जर्मन कप्तान के कैबिन में भी आ गए। उन्होंने एक एक शय की तलाशी ली, मगर कोई वायरलेस सेट क्या, उसका एक पुर्जा भी न मिला। क्वीन मैरी जहाज का अंग्रेज कप्तान चक्कर में आ गया। अगर वो हेडक्वार्टर को इतला करे तो ये इसकी बदनामी थी कि उसके जहाज पर दुश्मन का जासूस छुपा है और वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। इस तरह से उसकी तरक्की रुक सकती थी। चुनाचे उसने हेडक्वार्टर को बिल्कुल इतला नहीं की और अपने तौर पर जहाज की तलाशियां ले रहा था, जिसका कोई नतीजा न निकला। एक दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन मारिया छुपकर जर्मन कप्तान के कैबिन में गई और जाकर कहा, आज रात के 12 बजे जर्मन आबदोज को समंदर से उभरना है। कप्तान ने कहा, हाँ, तुमने टार्च का बंदोबस्त कर लिया है क्या? मारिया ने एक टार्च जेब से निकालकर चारपाई पर रख दी, क्योंकि मारिया के हाथ में जर्मन कप्तान को टार्च नजर नहीं आ सकती थी। चारपाई पर रखते ही जर्मन कप्तान ने टार्च को देख लिया। उसने उसे उठाकर बटन दबाया, टार्च रोशन हो गई। शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर हम इस बरतानवी जहाज पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मैं तुम्हें जर्मन हाई कमान की तरफ से बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आयरन क्रॉस दिलवाऊंगा। मारिया हंस पड़ी। शुक्रिया कैप्टन, मुझे किसी आयरन क्रॉस की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने तौर पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को कैदी नहीं देख सकती। अच्छा, अब तुम होशियार रहना। आज रात ठीक 12 बजे यू बोट 29 आबदोज समंदर की सतह पर उभरेगी और इसमें से 15 कमांडोज निकलेंगे। तुम उन्हें 3 बार वक्फों के साथ टार्च की रोशनी का सिग्नल देना होगा। उसके बाद वो जहाज के अकब तक पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? तुमने क्या बंदोबस्त कर रखा है? मारिया ने कहा, मैंने एक रस्सी की सीढ़ी हासिल कर ली है। वो सीढ़ी मैं जहाज के अकब में फेंक दूंगी। कमांडोज उस सीढ़ी पर से चढ़कर ऊपर आ जाएंगे। फिर ये कि जिस वक्त कमांडोज आएंगे मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करके जहाज के अकब में ले जाऊंगी। तुम अपने साथ यहाँ ले आओगे उन्हें, और यहाँ से हमला की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। लेकिन उन लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना होगा। बहुत अच्छा, मैं तैयार रहूंगा। मारिया चली गई। अब वो रात होने का इंतजार करने लगी। उधर जर्मन खतरनाक आबदोज 29 ओकेनोस के समंदर में पहुंच चुकी थी और 45 डिग्री जनूब मगरिब की जानिब आगे बढ़ रही थी। ऑपरेशन रूम में उनके रडार पर जहाज का कप्तान झुका हुआ देख रहा था कि बर्तमानी जहाज क्वीन मैरी किस मकाम पर है। आखिर रडार ने जहाज की सिमत जाहिर कर दी। जहाज क्वीन मैरी वहां से 3 मील जनूब मगरिब में सफर कर रहा था। कप्तान ने दूसरे कमरे में जाकर सुर्ख लाइट ऑन कर दी। 15 चुने हुए जर्मन कमांडोज वहां आराम कर रहे थे। ये बड़े बेखौफ निडर और तजर्बाकार कमांडोज थे और उन्होंने बड़े बड़े जबरदस्त बहादुरी के काम किए थे। कप्तान ने उन्हें होशियार करते हुए कहा, तैयार हो जाओ। कमांडोज एकदम से होशियार हो गए। उन्होंने रबड़ के स्याह लिबास पहन लिए और चेहरों पर स्याह रोगन मल लिया ताकि वो अंधेरे में नजर न आ सकें। रबड़ की कश्तियां निकाल कर रख ली गईं। ठीक 12 बजे अबदोज ने समंदर में उभरना शुरू कर दिया। जब अबदोज समंदर के ऊपर आ गई तो उसका ढकना खोल दिया गया। सबसे पहले कमांडो बाहर आया। उसके बाद 15 कमांडोज रबड़ की कश्तियां लेकर अरशे पर आकर बैठ गए। अबदोज के कमांडर ने जेब से सुर्ख रंग की टार्च निकालकर हाथ में पकड़ ली और घड़ी को तकने लगा। ठीक 12 बजे उसने खास जाविये की जानिब रुक करके टार्च को जलाकर एक बार लहराया और टार्च बुझा दी। 3 मील के फासले पर समंदर के अंधेरे में एक स्याह साया सा दिखाई दिया। उसी वक्त उस स्याह साए पर 3 बार टार्च की रोशनी हुई, फिर वक्फा हुआ। उसके बाद फिर 3 बार रोशनी चमकी। इसी तरह तीसरी बार जब टार्च की रोशनी चमक कर बुझी तो कमांडर ने आहिस्ता से कहा, समंदर में उतर जाओ। कमांडोज ने समंदर में रबड़ की कश्तियां डाल दी और उनके साथ ही खुद भी छलांगे लगा दी। वो कश्तियों में सवार होकर अंधेरे में जहाज क्वीन मैरी की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ मारिया टार्च लेकर जहाज के अकब में खड़ी थी। जब उसने अंधेरे में दूर समंदर की सतह पर 3 स्याह धब्बे अपनी तरफ बढ़ते देखे तो वो जल्दी से नीचे आ गई और सीधी कैदी कप्तान के कैबिन का कुफल खोलकर अंदर गई। वो लोग आ रहे हैं, जल्दी से मेरे साथ चलो। कैदी कप्तान मारिया के साथ कैबिन से बाहर आ गया। उन्होंने कैबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सीढ़ियों में से बिल्लियों की तरह चलते और जहाज के अकब में आ गए। जर्मन कप्तान ने देखा कि रस्सी की सीढ़ी नीचे गिरी हुई थी और थोड़ी सी पानी में डूबी नीचे लहरा रही थी, क्योंकि जहाज आगे को चला जा रहा था। मारिया ने कहा, तुम मेरी फिक्र ना करना और ना मुझे आवाज़ देना कप्तान। मैं तुम लोगों के साथ साथ यहीं होंगी और तुम्हारी खुफिया मदद करूंगी, तुम्हारा रास्ता साफ करूंगी। ठीक है मारिया बेटी, तुम्हारा शुक्रिया। मारिया वहां से चली गई। जर्मन कप्तान छुपकर जहाज के अकब में खड़ा था। जहाज पर मुकम्मल ब्लैकआउट था, हर तरफ अंधेरा था। एक पहरेदार सिपाही राइफल लिए चल फिर कर पहरा दे रहा था। जर्मन कप्तान को सिर्फ उसकी तरफ से खतरा था कि कहीं ये सारा खेल न बिगाड़ दे। उधर कमांडोज की कश्तियां जहाज के करीब पहुंच चुकी थी और अब जहाज के पीछे पीछे आगे को बढ़ रही थी। कमांडोज ने जहाज पर से गिरी हुई रस्सी को देख लिया था। कमांडोज ने अंधेरे में जानवरों की आवाजें निकालकर एक दूसरे को खुफिया इशारे किए और एक कमांडर ने कश्ती में से समंदर में छलांग लगाकर
रस्सी की सीढ़ी जो जहाज पर जा रही थी उसको पकड़ लिया। उसके साथ ही बाकी कमांडोज भी समंदर में कूद गए और उन्होंने सीढ़ी पर से जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया। जिस वक्त कमांडो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, पहरेदार को कुछ शक सा पड़ गया। वो चक्कर लगाता जहाज के अकब की तरफ आ गया। यहाँ जर्मन कैदी कप्तान शिमल छुप कर खड़ा कमांडोज के ऊपर आने का नजारा कर रहा था। अचानक पहरेदार ने अकब में झांक कर देखा तो स्याह रंग के कुछ साए उसे जहाज पर चढ़ते नजर आए। उसने राइफल का रुख नीचे करके ऊंची आवाज में कहा, हॉल्ट। काम खराब होने वाला था। अगर पहरेदार ने दूसरी आवाज निकाली तो जहाज के सारे मल्लाह चौकस हो जाएंगे और अगर उसने गोली चला दी तो सारा जहाज बेदार हो जाएगा और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मारिया भी भाग कर आ गई। उसने भी पहरेदार की आवाज़ सुन ली थी, मगर इससे पहले कि मारिया वहां पहुंचे, जर्मन कैदी कप्तान ने अपना काम कर दिया। उसने पीछे से पहरेदार को धक्का दिया और वो समंदर में गिर गया। कमबख्त ने गिरते गिरते गोली चला दी। एक धमाका हुआ और रात की खामोशी में एक शिगाफ सा पैदा हो गया। कमांडोज अब जहाज के अर्शे पर चढ़ाए थे। जर्मन कप्तान ने सरगोशी में कहा, यहाँ अंधेरे में छुप कर बैठ जाओ, कहीं गोली की आवाज़ पर नीचे से कोई ना आ जाए। कमांडोज एकदम नीचे होकर अंधेरे में छुप कर बैठ गए। उनमें से हर एक के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन थी जो 1 मिनट में 1000 गोली फायर करती थी। मारिया ज़रा फासले पर खड़ी थी और ये देख रही थी कि कहीं गोली की आवाज़ सुनकर जहाज के मल्लाह ऊपर तो नहीं आते। जर्मन कप्तान भी अंधेरे में एक मशीन के पीछे छुपा गौर से अर्शे के दरवाजे को तक रहा था। ऐसा लगता था कि गोली की आवाज़ नीचे किसी ने नहीं सुनी, लेकिन दूसरा जो मल्लाह पहरा दे रहा था वो भागता हुआ उधर आ गया। उसने गोली की आवाज़ सुन ली थी। उसने पहले पहरेदार को आवाज़ दी, जैक, हेलो जैक, तुम कहाँ हो? मगर जैक कहीं भी नहीं था। पहरेदार ने दूसरी बार आवाज़ दी, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने सोचा कि भागकर नीचे कप्तान को इतला करनी चाहिए। वो भागता हुआ अर्शे की दीवार के पास आया। यहाँ टेलीफोन ताक में रखा था। मारिया करीब ही खड़ी थी। पहरेदार ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मारिया ने उसके गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जर्मन कप्तान ये सारा मंजर देख रहा था। कमांडर्स भी ये सब कुछ देख रहे थे। जर्मन कप्तान ने जब पहरेदार को टेलीफोन बूथ की तरफ लपक कर जाते देखा तो वो भी एक बार डर गया कि अगर उसने नीचे खतरे का अलार्म कर दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐन मौका पर मारिया ने अपना काम दिखाया। कमांडर ने हैरानी से पूछा, ये शख्स कैसे लड़खड़ा कर गिर पड़ा? क्या मैं जाकर इसे चाकू से हलाक कर दूं? जर्मन कप्तान को यकीन था कि मारिया ने उसका काम तमाम कर दिया होगा। जल्दी से बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम अपनी जगह खामोशी से बैठे रहो, जब तक मैं ना कहूँ हरगिज़ हरगिज़ अपनी जगह से ना हिलना। इतने में मारिया ने टार्च को जलाकर सब ठीक है का सिग्नल दे दिया। जर्मन कप्तान ने कमांडोज को इशारा किया, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मारिया आगे आगे राहदारी में जा रही थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। उसने एक पहरेदार को देखा जो सो रहा था। पीछे पीछे जर्मन कैदी कप्तान और कमांडोज खरगोशों की तरह आवाज़ निकाले बगैर आराम से कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। आखिर एक एक करके सारे जर्मन कप्तान के कैबिन में आ गए। मारिया बाहर ही खड़ी रही और पहरा देती रही। अंदर जाकर जर्मन कप्तान ने कहा, सुनो, तुम में से 2 आदमी जहाज़ के कप्तान के कैबिन में जाकर उसे गिरफ्तार करेंगे। अगर कप्तान ने मुकाबला करने की कोशिश की तो उसे फ़ौरन गोली मारकर हलाक कर देना। 5 कमांडोज जहाज़ की दूसरी मंजिल पर जाकर बारूद और असलहा खाने पर कब्जा करेंगे। बाकी 6 आदमी तमाम सोए हुए मल्लाहों को छुरे चाकुओं से हलाक कर देंगे। खबरदार, पिस्तौल और मशीन गन सिर्फ उस वक्त चलाना जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी खतरे में नजर आए। बाकी आदमी नीचे इंजन रूम में जाकर कब्जा करेंगे और जहाज़ को रोक देंगे। ठीक है? ठीक है, कमांडोज ने सरगोशी में कहा। कोई सवाल? कोई नहीं। जहाज़ का नक्शा तुम्हें सप्लाई कर दिया गया होगा और तुम सबको मालूम होगा कि असलहा खाना, इंजन रूम और कप्तान का कैबिन कहाँ है। सब मालूम है सर। ओके, 1 मिनट ठहरो। जर्मन कप्तान दबे पाँव बाहर निकल गया। उसे यकीन था कि मारिया वहाँ ज़रूर खड़ी होगी और उसे देखकर ज़रूर उसकी तरफ मतवज्जो होगी। यही हुआ। मारिया बाहर पहरा दे रही थी। उसने जर्मन कप्तान को बाहर आते देखा तो आहिस्ता से करीब आकर बोली, रात गुजर रही है कैप्टन, जल्दी से हमला शुरू करा दो। तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जर्मन कप्तान ने कहा, बस मैं तुम्हारी मौजूदगी का यकीन करना चाहता था। तुम साथ साथ रहना। मैंने सारी स्कीम कमांडर्स को समझा दी है। पहला दस्ता कप्तान के कैबिन में जाकर उसे गिरफ्तार करेगा। दूसरा दस्ता इंजन रूम में जाकर जहाज़ को रोकेगा और इंजन पर कब्जा करेगा। तीसरा भारी दस्ता मल्लाहों को ख़त्म कर देगा और चौथा दस्ता जहाज़ के असला खाने और गोला बारूद पर कब्जा करेगा। ये चौथा दस्ता पहले जा रहा है। ठीक है, जो कुछ करना है जल्दी करो, वक्त ज़ाया हो रहा है। ओके। इतना कहकर जर्मन कप्तान अंदर चला गया और उसने सरगोशी में कमांडोज के 4 दोस्तों को बाहर निकलकर हमला शुरू करने का इशारा कर दिया। 4 दस्ते एक के बाद करके निकल गए और जहाज़ की राहदारी के अंधेरे में गुम हो गए। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। जहाज़ का कप्तान अपने कैबिन में मेज़ पर झुका कोई ज़रूरी कागजात देख रहा था कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अंग्रेज़ कप्तान ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा ही था कि 2 जर्मन कमांडोज बिजली की सी तेज़ी के साथ छलांग लगाकर उसके सर पर आ गए और मशीन गनें उसकी गर्दन से लगा दी। आवाज़ निकाली तो सारी गोलियां गर्दन से बाहर हो जाएंगी। अभी अंग्रेज़ कप्तान संभल भी न सका था कि जर्मन कमांडोज ने उसके मुंह में कपड़ा ठोसकर उसके हाथ पाँव को रस्सी के साथ पीछे से बांध दिया। एक विज कमांडर वहीं खड़ा पहरा देता रहा, दूसरा बाहर निकल गया। इंजन रूम में दोनों अंग्रेज़ इंजीनियर मशीनों के पास बैठे मज़े से बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से उन्हें दबोच लिया।
کمانڈوز نے بڑے سکون کے ساتھ انہیں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور لاشیں کونے میں پھینک دی۔ یہ دونوں کمانڈوز انجینئرز تھے۔ انہوں نے اسی وقت جہاز کی مشینیں بند کر دی۔ جہاز کا انجن خاموش ہو گیا اور جہاز رک گیا۔ 3 کمانڈوز جرمن کپتان کے ساتھ عرشے پر گئے۔ انہوں نے لنگر سمندر میں پھینک دیا۔ جہاز اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ چوتھے دستے نے اسلحہ اور بارود خانے پر جا کر قبضہ کر لیا۔ وہاں پہرے داروں نے گولی چلا دی، مگر کمانڈوز نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ گولی کی آواز سن کر کچھ ملاح جاگ پڑے۔ تیسرے دستے نے ملاحوں پر مشین گنیں لے کر حملہ کر دیا۔ ملاح کچھ جاگے کچھ سو رہے تھے کہ گولیوں کی زد میں آ گئے۔ اگر کمانڈوز فائرنگ نہ شروع کرتے تو ملاحوں نے گولیاں چلانی شروع کر دینی تھی۔ کمانڈوز نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جرمن کپتان نے وائرلیس روم میں جا کر جرمن ابدوز کو سگنل کر دیا کہ جہاز پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ابدوز سمندر میں سے باہر نکل آئی اور اس نے انگریزی جہاز کوئین میری کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جرمن کپتان اور کمانڈوز کو بالکل خبر نہیں تھی کہ انگریز ملاحوں کا ایک پورا 20 آدمیوں کا دستہ ایک جگہ رائفلیں لیے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمانڈوز نے سپاہیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ انگریز فوجی رائفلیں لے کر باہر نکل آئے اور کمانڈوز پر فائرنگ کرنے لگے۔ 6 کمانڈوز اسی وقت مارے گئے۔ جرمن کپتان نے باقی کمانڈوز کو چیخ کر کہا، آڑ میں چھپ کر فائرنگ کرو۔ جہاز پر ایک دوسرے پر گولیاں چلنے لگیں۔ جرمن کپتان پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے صرف 7-8 کمانڈوز باقی زندہ رہ گئے تھے اور انگریز فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جرمن ابدوز ابھی کافی دور تھی۔ اس نے اونچی آواز میں ماریا کو آواز دے دی کیونکہ اب زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا تھا۔ ماریا ہوشیار ہو گئی تھی۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں انگریز فوجیوں کے مورچوں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ان کے پیچھے آ گئی۔ اسے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی جس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ ماریا نے ایک ایک کر کے فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب 6-7 انگریز فوجی ماریا کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے تو باقیوں کو ہوش آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے فائرنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے مشین گن پیچھے لگا کر فائرنگ شروع کر دی۔ ماریا بال بال بچ گئی۔ اگر وہ نیچے نہ بیٹھ جاتی تو مشین گن کی گولیاں اس کے جسم کے پار ہو جاتی۔ اب اس کا وہاں ٹھہرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اتنے میں ابدوز جہاز کے قریب آ کر کھڑی ہوگی اور اس میں سے جرمن سپاہی مشین گنیں لے کر انگلش جہاز کوئین میری پر کود آئے۔ گولیوں کی آوازیں وہ بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے عرشے پر آتے ہی انگریز فوجیوں پر فائر کھول دیا۔ تھوڑے سے مقابلے کے بعد کچھ فوجی مارے گئے اور باقی 4 انگریز فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب پورے جہاز پر جرمن فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پیچھے ہیڈ کوارٹر کو سگنل دے دیا گیا کہ جہاز فتح کر لیا گیا ہے۔ برطانوی جہاز کوئین میری کے کپتان کو جنگی قیدی بنا کر ابدوز میں بھیج دیا گیا۔ جرمن کپتان شمل کو اس نئے جہاز کا کپتان بنا دیا گیا۔ دوسرے روز دوپہر کو جرمن ابدوز اپنے کسی شکار کی تلاش میں چلی گئی۔ شام کو ماریا نے جرمن کپتان سے کہا، میں بھی جلد سے جلد ہندوستان پہنچنا چاہتی ہوں۔ وہاں میرے 2 بھائی میری راہ دیکھ رہے ہیں۔ کپتان نے کہا، بیٹی ماریا، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ ایک تو مجھے انگریزوں کی قید سے آزاد کرایا اور اس کے بعد مجھے اس جہاز کا کپتان بنا دیا۔ میرا تو ارادہ تمہیں ساتھ لے کر جرمنی جانے کا تھا تاکہ ہٹلر سے تمہیں ملواؤں اور تمہیں جرمنی کا سب سے بڑا جنگی تمغہ آئرن کراس دلواؤں۔ ماریا کہنے لگی، شکریہ کپتان، مگر میرا ہندوستان جانا بہت ضروری ہے۔ کیا تم مجھے ہندوستان پہنچا سکتے ہو؟ جرمن کپتان بولا، اگرچہ ہندوستان کے سمندر میں انگریزوں کا سخت خطرہ ہے، مگر میں تمہیں ہندوستان کے کسی بندرگاہ پر پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ نیا جہاز ہندوستان کے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1 ہفتے کے سفر کے بعد یہ جہاز ایک رات ہندوستان کے ساحل سے 50 میل دور سمندر میں ایک جگہ رک گیا۔ کپتان نے ماریا سے کہا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر تم پسند کرو تو میں خود تمہیں کشتی میں بیٹھ کر ہندوستان کے ساحل پر چھوڑ آتا ہوں۔ ماریا کہنے لگی، نہیں کیپٹن، تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، مجھے کشتی دے دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ سمندر میں طوفان نہیں ہے، میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی۔ جرمن کیپٹن نے ماریا کو آدھی رات کے وقت اندھیرے میں ایک کشتی میں سوار کرا دیا۔ ماریا جہاز سے اتر کر سمندر میں اکیلی چل پڑی۔ اس کی کشتی بڑی طاقتور تھی۔ کچھ دور تک اسے ستاروں کی روشنی میں جرمن کیپٹن کا جہاز نظر آتا رہا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ماریا اکیلی کشتی میں سوار ساحل کی طرف جا رہی تھی۔ ہندوستان کا ساحل رات کے اندھیرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر جا کر اترے گی۔ ابھی وہ ساحل سے کوئی 2 میل دور ہوگی کہ ایک کشتی جو گشتی کشتی تھی اسے دیکھ لیا اور وہ تیزی سے اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کشتی میں کچھ سپاہی سوار تھے جو رات کو ساحل کے آس پاس گشت لگایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن کی ابدوز تو نہیں ابھری۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خالی کشتی ساحل کی طرف بڑی چلی آ رہی ہے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ خالی کشتی کہاں سے آ گئی۔ ماریا تو کسی کو نظر آ ہی نہیں رہی تھی اور نہ نظر آ سکتی تھی۔ یہ مدراسی سپاہی تھے۔ ان سپاہیوں میں ایک انگریز افسر تھا۔ اس نے کہا، کشتی کو قابو میں کر لو۔ سپاہیوں نے کشتی کو اپنی کشتی کے ساتھ باندھ دیا اور کھینچتے ہوئے ساحل پر لے آئے۔ یہاں انہوں نے کشتی کو ایک طرف کھڑا کیا اور دوبارہ اپنے رات کی گشت پر روانہ ہو گئے۔ ماریا چپکے سے کشتی میں سے اتر آئی۔ اس نے دیکھا کہ ساحل پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ دور اندھیرے میں اسے ایک مکان کا سایہ ابھرا ہوا نظر آیا۔ شاید یہ ان سپاہیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ماریا اس کی طرف چل پڑی۔ یہ سچ مچ گشتی سپاہیوں کا دفتر ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں وہ رہتے بھی تھے۔ ایک سپاہی یہاں پہرا دے رہا تھا اور اونگ بھی رہا تھا۔ رات ختم ہو رہی تھی اور صبح کا ہلکا ہلکا نیلا نیلا اجالا پھیل رہا تھا۔
मारिया एक कमरे में आ गई। यहाँ बिस्तर बिछा था, साथ ही बावर्ची खाना था। मारिया ने अंदर जाकर मुंह हाथ धोया और खाना खाया। नलके से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर पहरेदार अंदर आकर देखने लगा कि ये नलका किसने खोला है। उसने देखा कि नलके में से पानी गिर रहा है मगर अंदर कोई नहीं है। मारिया ने जल्दी से पानी बंद कर दिया। पहरेदार आंखें मलने लगा क्योंकि अभी पानी गिर रहा था और अभी अपने आप बंद हो गया। उसकी समझ में कुछ ना आया और वो बाहर निकल गया। बाहर जाकर वो दोबारा पहरा देने और ऊँघने लगा। ताज़ा दम होकर मारिया ने गौर किया कि वो यहाँ से किस तरफ जाए। उसने दफ्तर के एक रजिस्टर में देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो मद्रास शहर से 200 मील दूर है और जहाँ ये दफ्तर बना हुआ है उसका नाम मंडोला है। इसका मतलब ये था कि सबसे पहले उसे यहाँ से निकलकर मद्रास शहर पहुँचना था, जहाँ से ट्रेन में सवार होकर बड़ी आसानी से मद्रास जा सकती थी। दिन निकल आया, गश्ती टीम वापस आ गई। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज़ अफसर ट्रक में सवार हुआ और बोला, हम बड़े दफ्तर जा रहे हैं, दोपहर के बाद आएगा। मारिया ट्रक के पीछे सवार हो गई। सोचा यहाँ से तो निकले, आगे जाकर देखा जाएगा। ट्रक रवाना हो गया। कोई 2 घंटे बाद ट्रक एक छोटे से कस्बे में पहुंचकर रुक गया। यहाँ मारिया उतर पड़ी। मालूम हुआ कि मद्रास यहाँ से 100 मील के फासले पर है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी बना हुआ था। मारिया रेलवे स्टेशन पर आकर बेंच पर बैठकर रेलगाड़ी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद रेलगाड़ी आ गई। उस पर मद्रास शहर का नाम लिखा हुआ था। मारिया रेलगाड़ी पर सवार हो गई। दोपहर के बाद रेलगाड़ी ने मारिया को मद्रास शहर पहुंचा दिया। वो इससे पहले भी इस शानदार शहर में आ चुकी थी। अब उसे भूख सताने लगी। आखिर वो एक शानदार होटल में दाखिल हो गई। यहाँ उसने बावर्ची खाने में जाकर खूब पेट भरकर खाना खाया। गुसल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया। किसी ने उसे न देखा। हाँ, बावर्ची ज़रूर हैरान हुआ क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बिरयानी की प्लेट गायब हो गई थी। बावर्ची को आंखों पर यकीन आया और वो आंखें मल कर रह गया। मारिया ने रेलवे स्टेशन पर आकर टाइम टेबल देखा तो उसे मालूम हुआ कि मद्रास जाने वाली गाड़ी शाम के 4 बजे प्लेटफार्म नंबर 8 से रवाना होगी। मारिया प्लेटफार्म नंबर 8 पर आकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। 3 बजे ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर लग गई और मुसाफिर उसमें सवार होना शुरू हो गए। मारिया भी फर्स्ट क्लास के एक डिब्बे में बैठ गई। ठीक 4 बजे ट्रेन चल पड़ी। मारिया के डिब्बे में कोई दूसरी सवारी नहीं थी। मारिया बड़े आराम से सीट पर लेटकर सो गई। गाड़ी चकाचक करती अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। रात को एक बड़ा स्टेशन आया। ट्रेन वहां रुक गई। मारिया की आंख खुल गई। वो नीचे उतर आई और प्लेटफार्म पर टहलने लगी। जंग की वजह से बहुत कम रोशनी हो रही थी। मारिया ने एक फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गई। यहाँ उसने किचन में खुद जाकर चाय की एक प्याली उठाई और बाहर आकर पीने लगी। मुसीबत यह थी कि वो किसी बैरे को ऑर्डर भी नहीं दे सकती थी। चाय पीकर उसने प्याली मेज़ पर रखी और बाहर निकल आई। प्लेटफार्म पर काफ़ी चहल पहल थी। साड़ी वाली औरतें चल फिर रही थीं। लोग ट्रेन में सवार हो रहे थे। मारिया अपने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आ गई। क्या देखती है कि उसकी सीट पर एक सांवली सी रंगत वाली दुबली पतली मद्रासी लड़की बैठी है, जिसने रेशमी दुल्हन वाला साड़ी पहन रखी है और जेवर से लदी फंदी है। उसके साथ ही एक नौजवान दूल्हा बैठा है। मारिया समझ गई कि उनकी नई नई शादी हुई है। उनके माँ बाप दोनों को छोड़ने आए हुए थे। ट्रेन चलने लगी तो माँ बाप बड़ी गर्मजोशी से उन्हें मिले और ट्रेन प्लेटफार्म से बाहर निकल पड़ी। दुल्हन शर्मा रही थी। दूल्हा ने दुल्हन के लिए सीट पर नरम नरम गुदीले वाला बिस्तर खोलकर बिछा दिया और एक डिब्बे में से मिठाई निकालकर प्लेट में सजाकर उसके सामने रख दी। राधा, मिठाई खाओ, शर्माओ नहीं, अब तो हम सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। दुल्हन राधा ने शर्मा कर कहा, मुझे शर्म आती है। दूल्हा बोला, अरे शर्म करोगी तो भूखी रह जाओगी, लो अब खाओ। देख मैं भी खाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, फिर थोड़ी सी मिठाई खाऊंगी, चल थोड़ी सी तो खा ले। और दुल्हन ने बड़ी मुश्किल से गोटे किनारे वाली रेशमी साड़ी से हाथ निकाला और बर्फी उठाकर खाने लगी। वो दोनों बड़े भोले भाले बच्चों की तरह एक दूसरे से शर्मा शर्मा कर बातें कर रहे थे। मारिया उनकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी और उन्हें देख देख कर बड़ी खुश हो रही थी। ट्रेन अब बड़ी तेज़ी के साथ जंगलों में से गुजर रही थी। मद्रास शहर बहुत पीछे रह गया था। सुबह 5 बजे उस ट्रेन को नागपुर शहर पहुंचना था। अब क्या हुआ कि 2 डाकू उस दुल्हन के जेवरों के पीछे लगे हुए और वो साथ वाले डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने दुल्हन के जेवर लूटने की स्कीम बना रखी थी। उन्हें मालूम था कि दूल्हा दुल्हन डिब्बे में अकेले सफ़र कर रहे हैं और बड़ी आसानी से उन्हें लूट लेंगे। जिस वक्त गाड़ी भरे जंगल में पहुंची तो वो दोनों डाकू साथ वाले डिब्बे से बाहर निकले और एक डिब्बे के पायदान पर पांव रखकर दूसरे डिब्बे के पायदान पर आ गए। दूल्हा दुल्हन अपनी खुशी में डिब्बे की चटखनी चढ़ाना भूल गए थे। एक डाकू ने दरवाजे को जोर से लात मारी, दरवाज़ा खुल गया। वो पिस्तौल तानकर अंदर आ गया। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। साथ ही दूसरा डाकू भी पिस्तौल तानकर अंदर आ गया। दुल्हन के मुंह से चीख निकल गई। उसने रोना शुरू कर दिया। एक डाकू ने उसके बालों को झंझोड़ कर कहा, खामोश रहो नहीं तो गोली मार दूंगा। दुल्हन बेचारी चुप हो गई और सिसकियां भरने लगी। राधा का बुरा हाल था। वो दुबला पतला सा नौजवान लड़का था। डाकुओं के हाथों में पिस्तौल देखकर घबरा गया। डाकू ने उसे धक्का देकर परे गिरा दिया। बस इसी जगह बैठे रहो, अगर हरकत की तो गोली मारकर लाश गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। फिर उन्होंने बड़े आराम से दुल्हन के जेवर उतारने शुरू कर दिए।
ये दुल्हा दुल्हन की खुशकिस्मती और उन दोनों डाकुओं की बदकिस्मती थी कि उस डिब्बे में मारिया भी सफ़र कर रही थी। मारिया खामोशी से ये सारा ड्रामा देख रही थी। इतने में दूल्हा ने हाथ बांधकर कहा, भाई हमें माफ़ कर दो। एक डाकू ने ज़ोर से उसके सर पर मुक्का मारा। रामी चुप के बैठे रहो, बताओ बाकी जेवर और रुपए कहाँ हैं? दूल्हा ने जेब से चाबी निकालकर डाकुओं को दे दी। डाकू ने अटैची केस खोला और उसमें से रुपए निकालने शुरू कर दिए। कोई 2-4 हज़ार रुपए के नोट थे जो शायद उस दूल्हा दुल्हन को मुंह सलामी के मिले थे। दुल्हन सिसकियां भर भर कर रोई जा रही थी। डाकुओं ने नोट एक बटुए में डालकर बटुआ जेब में डाल लिया और आपस में बातें करने लगे। यार इस दुल्हन को भी साथ लेते जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं इसे शादी कर लूँगा। और इस दुल्हा मियाँ का क्या बनेगा? इसको गोली मार देंगे। इस पर दुल्हन ने चीख मारकर हाथ बांधकर कहा, भगवान के लिए मुझे ले जाओ मगर मेरे खावंद को कुछ न कहना। डाकू गरज कर बोला, बक बक बंद कर हराम की औलाद। और दूसरे डाकू ने दुल्हन की गर्दन पर जोर से मुक्का मार दिया। दुल्हन बेचारी सीट से नीचे गिर पड़ी। अब मारिया से यह ड्रामा न देखा गया। अब मामला उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा था। वो अपनी जगह से उठी और जिस डाकू ने दुल्हन को मुक्का मारा था उसके पास आकर खड़ी हो गई। ट्रेन छकाछक करती भागी चली जा रही थी। बड़ा घना जंगल गुजर रहा था। मारिया ने अपना दायां हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से उस डाकू की गर्दन पर हाथ मारा। धम की आवाज़ आई और साथ ही उस डाकू की गर्दन टूटकर बाएं जानिब को झुक गई और डाकू मुंह के बल आगे को गिरा और मर गया। मर तो वो पहले ही चुका था। दूसरा डाकू हड़बड़ाकर उठा और उसकी लाश पर झुक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथी को अचानक क्या हो गया है कि गर्दन एक तरफ को लुढ़का कर गिर पड़ा है। धम की आवाज़ उसने पहले भी सुनी थी। दूल्हा और दुल्हन भी ताज्जुब से ये सारा हाल तकने लगे। डाकू ने सोचा कि शायद उसके साथी को कोई दौरा पड़ गया है। उसने उसे आवाज़ें दी। अपना पिस्तौल अभी तक उसने दूल्हा की तरफ कर रखा था। मरे हुए डाकू ने कोई आवाज़ न दी। पहले डाकू ने मुर्दा डाकू की गर्दन उठाई तो वह अपने आप उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। अरे ये तो मर गया, उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया। फिर वो खून भरी आंखें निकालकर दूल्हा की तरफ देखने लगा। अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे साथी की जान गई। दुल्हन तड़प कर उठी और रोते हुए अपने दूल्हा के आगे बिछ गई। भगवान के लिए इसे कुछ न कहो, ये मेरा सुहाग है। डाकू ने खींचकर दुल्हन को परे फेंक दिया। तुमसे तो मैं शादी करूंगा और तुम्हारे दूल्हा को गोली का निशाना बनाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। दूल्हा बेचारे का रंग जर्द हो गया था। खौफ से कांप रहा था कि अभी कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे थे और अभी क्या से क्या हो गया कि जान के लाले पड़ गए। मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। मारिया भी उसके सामने खड़ी थी मगर उसे नहीं देख सकता था। डाकू ने पिस्तौल वाला हाथ उठाया। वो फायर करना ही चाहता था कि मारिया ने पीछे से उसे धक्का देकर गिरा दिया। पिस्तौल डाकू के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मारिया ने झुककर दोनों डाकुओं के पिस्तौल उठा लिए। डाकू तेजी से उठा और देखा कि पिस्तौल कहीं नहीं। सोचा शायद गाड़ी के धचके की वजह से नीचे गिरा होगा। उसने जेब से चाकू निकाल लिया और दूल्हा पर हमला करने लगा। दूल्हा ने चीख मार दी। मारिया ने पीछे से डाकू को गर्दन से पकड़ा और दीवार की तरफ धकेल दिया। डाकू के हाथ से चाकू गिर पड़ा और उसका सर दीवार से टकराया। वो सीट पर गिर पड़ा। अब मारिया ने पिस्तौल उसकी खोपड़ी के साथ लगा दिया। पिस्तौल की ठंडी ठंडी नाली डाकू ने अपने सर के साथ महसूस की थी कि मारिया की सरगोशी आई। क्या ख्याल है, तुम्हें गोली मारकर बाहर फेंक दूं या इसी तरह गाड़ी से नीचे फेंक दूं? मेरा ख्याल है जब गाड़ी दरिया पर से गुजरेगी तो तुम्हें फिर खिड़की से फेंक दिया जाएगा। डाकू थर थर कांपने लगा। हैरान हुआ कि ये सरगोशी कहाँ से आ रही है। पिस्तौल उसकी खोपड़ी के साथ लगा था। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से लिपटे कांप रहे थे। सरगोशी की आवाज़ उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी थी क्योंकि गाड़ी का शोर भी अंदर आ रहा था। डाकू उठकर दूसरी तरफ को छलांग लगा गया। अब उसने चाकू दुल्हन के करीब जाकर उसे मारने की कोशिश की मगर उससे पहले मारिया हरकत में आ गई और मारिया ने पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली सीधी जाकर डाकू की खोपड़ी में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। वो तड़पा और फिर ठंडा हो गया। डाकू मर चुका था। दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान खड़े थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। डाकू अचानक उन पर हमलावर हुए और फिर खुद ही उन्हें कोई अनदेखी चीज़ मारने लगी और फिर अब दोनों उनके सामने मर चुके थे। वो हैरान परेशान खड़े थे कि एकदम से मारिया बोल उठी, तुम दोनों घबराओ नहीं। मारिया की आवाज़ सुनकर तो वो दहशत से कांपने लगे। उन्हें उस औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। मारिया ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि मैं एक देवी हूँ। मैं आसमान पर उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में तुम दोनों को डाकुओं के नरक में घिरे हुए देखा। बस तुम्हारी मदद को आ गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दूल्हा और दुल्हन अभी तक एक दूसरे से लगे सहमे बैठे थे। मारिया ने कहा, मैं इस लाश को भी उठाकर डिब्बे से बाहर फेंक रही हूँ। तुम डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और चली जाऊंगी। अपने दिल से खौफ उतार दो। अब दूल्हा और दुल्हन का खौफ कुछ दूर हो गया। दूल्हा ने कहा, माता तुमने हम दोनों की जान बचाई, हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हें सलाम करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं बिटिया। दुल्हन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। मारिया ने कहा, दुल्हन बेटी अपने जेवर उठाकर संदूक में संभाल कर रख लो और आंसू पहुंचकर सिंगार फिर से करो। तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारा रूप खराब नहीं होना चाहिए। रात के पिछले पैर गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। दूल्हा ने कहा, माता हम यहाँ उतर जाएंगे, ये मेरे माँ बाप का घर है। मारिया उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया कहने लगी, खुदा तुम दोनों को खुश रखे। दूल्हा बोला, माता तुमने हम पर जो एहसान किया उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी बातें ना करो, मैंने अपना फर्ज अदा किया है।
माता क्या फिर कभी मुलाकात होगी? अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दोनों दुल्हा दुल्हन अपना सामान उठाकर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। गाड़ी थोड़ी देर वहां रुककर आगे चल पड़ी। दिन निकला तो नागपुर का शानदार रेलवे स्टेशन सामने था। नागपुर के संतरे बहुत मशहूर थे और बहुत मीठे होते थे। बाहर से सब्ज होते थे मगर अंदर से सुर्ख और बेहद मीठे। मारिया ने देखा कि स्टेशन के एक स्टॉल पर मोटा लाला फलों की टोकरियों के पीछे बैठा था। मारिया ने एक संतरा उठाकर खाया, छिलका मोटे लाले के सर पर रख दिया। अरे अरे, ये छिलका कहाँ से आ गया? मोटा लाला घबरा कर उठ खड़ा हुआ। मारिया ने कहका लगाकर कहा, तुम्हारी माता ने फेंका है छिलका। मोटा लाला भौचक्का सा होकर एक तरफ को हट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मारिया का दिल शरारत करने को चाहता था, सो उसने कर दी। मोटा लाला परेशान ही था कि मारिया रेलवे स्टेशन के गेट के करीब पहुंच चुकी थी। टिकट बाबू मुसाफिरों के टिकट देकर उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त दे रहा था। मारिया ने देखा कि बाबू के हाथ में टिकट की गड्डी पकड़ी थी। एक हाथ में टिकट में सुराख डालने वाला प्लास था। मुसाफिर का टिकट लेकर निशान डालकर दूसरे हाथ में रख लेता और मुसाफिर के लिए दरवाज़ा खोल देता। मारिया ने करीब जाकर उसके दूसरे हाथ से टिकट छीन लिए। बाबू परेशान होकर तकने लगा कि उसके टिकट कौन ले गया छीन कर, क्योंकि बाबू के हाथ में टिकटों की गड्डी गायब हो गई थी। मुसाफिर भी हैरान थे कि अभी अभी तो टिकट बाबू के हाथ में गड्डी पकड़ी होती थी। बाबू ने एक मुसाफिर को गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मारकर कहा, कमीने, बता मेरे टिकट कहाँ हैं? तू उठाई गिरा है, तूने ही मेरे टिकट चोरी किए हैं। मुसाफिर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपके टिकट हरगिज हरगिज नहीं चुराए। बाबू ने एक और थप्पड़ मारकर कहा, अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, पुलिस के सामने जाकर तू सब कुछ बक देगा। मारिया को उस मुसाफिर पर तरस आ गया। उसने टिकटों की गड्डी बाबू के सर पर रखकर कहा, टिकट बाबू, तुम्हारी गड्डी मैंने ली थी, अब इसे तुम्हारी काली टोपी पर रख दिया है। और सुनो, अगर इस मुसाफिर को फिर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगी। तुमने इसे 2 थप्पड़ मारे हैं, इसका बदला तुम्हें मिलकर रहेगा। और मारिया ने धाड़ धाड़ करके टिकट बाबू को 2 थप्पड़ मारे और गेट से बाहर निकल गई। मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सब लोग भूत भूत का शोर मचाते वहां से भाग गए। टिकट बाबू तो बेहोश होकर गिर पड़ा था और उसे गिरता देखकर जो मुसाफिर बगैर टिकट के थे वो जल्दी से बाहर को निकल गए। मारिया वहां से सीधी रॉयल होटल पहुंची। वो उस कमरे में आई जो उन्होंने किराए पर ले रखा था और जहां वो अंबर को छोड़ गई थी। मालूम हुआ कि वहां कोई दूसरा मुसाफिर अपने बच्चों के साथ आकर रहने लगे हैं। मारिया परेशान होगी कि अंबर कहाँ चला गया। उसने सोचा अंबर जरूर किसी कमरे में उसके लिए कोई पैगाम छोड़ गया होगा। उसने कमरों में घूम फिर कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उस वक्त सिर्फ एक बूढ़ा आदमी पलंग पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। मारिया कमरों की तलाशी ले रही थी कि एक टेबल लैंप उसका हाथ लगने से नीचे गिर पड़ा। शोर सुनकर बूढ़े ने आवाज लगाई, कौन है अंदर? किसी ने जवाब न दिया। बूढ़ा उठकर अंदर आया, देखा कि टेबल लैंप फर्श पर कालीन पर गिरा पड़ा है। बड़ा हैरान हुआ, ये किसने गिरा दिया? मेरा ख्याल है जरूर भौचाल का झटका आया होगा, मगर मुझे तो भौचाल महसूस नहीं हुआ। वो बुड़बुड़ाता हुआ टेबल लैंप को फिर से मेज पर रखकर वापस पलंग पर जाकर लेट गया और अखबार पढ़ने लगा। एक बार मारिया का हाथ एक किताब को लगा। किताब गिरने लगी कि मारिया ने उसे संभाल लिया। उससे जरा सा खटाक पैदा हो गया। बूढ़ा फिर पलंग पर उठकर बैठ गया। शायद फिर भौचाल आ रहा है, मगर वो पलंग पर बैठा रहा। मारिया को तलाशी लेते लेते आखिर एक जगह एक चायदानी के नीचे अंबर के हाथ का लिखा हुआ खत मिल गया। उस पर अमरानी जुबान में, जो हजारों साल पुरानी जुबान थी, लिखा था, मारिया मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम ना आए। अब मुझे मालूम हुआ है कि हमारा भाई नाग बम्बई के एक गार एलोरा में किसी जगह कैद है। उसे एक सपेरे ने नगीने में कैद कर रखा है। मुझे देव ने बताया कि सपेरा मर गया मगर नाग बेहोश है। वो सांप की शक्ल में बेहोश है और अंगूठी में नगीना लगा है, वहीं पड़ी है। मैं बम्बई के एलोरा गार में नाग की तलाश में जा रहा हूँ। अगर तुम आओ तो सीधी बम्बई के लिए रवाना हो जाना। मैं तुम्हें बम्बई शहर के होटल ताज में मिलूंगा। तुम्हारा भाई अंबर। इस जुबान को सिवाय मारिया के दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता था। मारिया ने खत पढ़कर उसे फाड़कर फेंक दिया और वहां से निकलकर सीधी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। दीवार पर गाड़ियों का बोर्ड लगा था। उसने पढ़ा कि मालूम हुआ कि बम्बई को एक गाड़ी तूफान मेल रात को 10 बजे नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना होगी। मारिया ने सोचा कि इस तरह तो बड़ी देर लग जाएगी, क्यों ना हवाई जहाज़ के जरिए सफ़र किया जाए। बस वो वहाँ से सीधी हवाई अड्डे पहुँच गई। एक जहाज़ ईरान जाने वाला था, उसने बम्बई रुकना था। मारिया उस जहाज़ में सवार हो गई। उसका ख्याल था कि शायद उनकी मुलाकात खानम एयर होस्टेस से हो जाए, मगर खानम उस जहाज़ पर सफ़र नहीं कर रही थी। हवाई जहाज़ ठीक वक्त पर फ़ज़ा में बुलंद हो गया और बम्बई शहर की तरफ उसने परवाज़ शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही वो बम्बई पहुंच गया। मारिया एयरपोर्ट से निकलकर सीधी ताज होटल में आ गई। उसने एक कमरा छान मारा। अंबर किसी कमरे में नहीं था। अगर वो यहाँ नहीं तो कहाँ चला गया, मारिया ने सोचा और शहर से बाहर निकलकर एलोरा नामी गार में आ गई। ये गार बड़ी तारीखी गार थी। पत्थरों में बुत तराशे गए थे। यहाँ भी किसी जगह उसे अंबर न मिला। थक हार कर रात को मारिया वापस ताज होटल में आ गई। यहाँ उसने उस कमरे में रहना शुरू कर दिया। रात को वो वापस कमरे में आकर सो जाती और दिन को अंबर को तलाश करती फिरती। बहुत बड़ा शहर था, फिर भी मारिया ने उसी जगह रहने का फैसला कर लिया था। उसे यकीन था कि अंबर जहाँ कहीं भी है वो वापस इसी होटल में आएगा। अब जरा अंबर का हाल भी सुनिए। जो ही उसे पता चला कि नाग एलोरा नामी गार के अंदर सांप के रूप में बेहोश पड़ा है और वो अंगूठी भी पास ही है जिसके नगीने में नाग काबू है, तो वो नागपुर के होटल में मारिया के नाम खत लिखकर सीधा मुंबई आ गया।
एलोरा गार में आया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने सारी गार का एक एक कोना छान मारा, मगर वहाँ उसे कहीं नाग या अंगूठी के नगीने का सुराग न मिला। अंबर परेशान होकर इधर उधर गार में चल फिर रहा था कि अचानक उसके पांव तले से पत्थर खटका और वह धड़ाम से नीचे किसी अंधेरे कुएं में गिर पड़ा। कुएं में एक अजीब किस्म की गैस निकलना शुरू हो गई। उस गैस की वजह से अंबर बेहोश हो गया। इतने में दो आदमी चेहरों पर गैस के नकाब पहने आए और उन्होंने अंबर की मशकें कसकर उसे कुएं के एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकाल कर ले गए। असल में ये लोग बर्दा फरोश थे। उनका काम यह था कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को अगवा करके बाहर मिस्र के मुल्क में ले जाकर फरोख्त कर देते थे। मिस्र में एक बहुत बड़ा बंद बन रहा था जहां मजदूरों की बड़ी मांग थी। वहां का ठेकेदार ऐसे खरीदे हुए गुलामों के पांव में जंजीरें डालकर उनसे काम लेता और बहुत जुल्म करता था। रातों रात ये लोग अंबर और चंद एक दूसरे बेहोश नौजवानों को एक बड़े से बक्स में बंद करके हवाई जहाज के जरिए मिस्र ले गए और काहिरा के शहर से 1000 मील दूर ले जाकर एक वीरान रेगिस्तान में एक झोंपड़े के पास कुएं के अंदर डालकर ऊपर पहरा लगा दिया। अंबर को होश आया तो उसने अपने आप को कुएं के अंदर ही पाया, मगर यह कुआं खुश्क था और उसमें रेती रेती। उसके साथी दो नौजवान वो भी होश में आ गए। दोपहर को ऊपर से रस्सी के जरिए उन्हें खाना दिया गया, जो सिर्फ 6-7 खुश्क बासी रोटियां थी, साथ एक लोटा पानी का था। और बस अंबर को सारा हाल मालूम हो गया कि उसे बम्बई के गार से अगवा करके यहाँ मुल्क मिस्र में लाया गया है और यहाँ एक हरकार उनसे बेगार लेगा। अंबर इस ख्याल से परेशान हुआ कि मारिया उसे ताज होटल में तलाश कर रही होगी। 2 रोज़ उसे कुएं में रखा गया। तीसरे रोज़ उनके पाँव में जंजीरें डाल दी गईं और कुएं से बाहर निकालकर मट्टी खोदने पर लगा दिया गया। खरकार बड़ा जालिम इंसान था और एक आंख से काना था। अंबर ने सोचा कि मारिया भी रायल होटल में नहीं और नाग भी एलोरा से गायब था। बेहतर यही है कि वो कुछ रोज़ इसी जगह काम करे, जो खुदा को मंजूर होगा देखा जाएगा। शायद उसी जगह नाग से मिलने की कोई राह निकल आए। अंबर ने खरकारों की निगरानी में बंद पर काम करना शुरू कर दिया। अब नाग का हाल सुनिए। सपेरा मर गया, उसके हाथ से अंगूठी छूटकर दूर जा पड़ी थी। नाग सांप के रूप में कोने में बेहोश पड़ा था। ये एक मशहूर तारीखी गार थी जिसको देखने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी बम्बई आया करते थे। स्याह यहाँ आकर दीवारों में तराशे हुए बुत देखते, उनकी तस्वीरें उतारते और यादगार बनाकर साथ ले जाते। इत्तफाक से एक जंगी बहरी जहाज़ बम्बई की बंदरगाह में आकर लगा था। ये एक फ्रांसीसी जहाज़ था जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जर्मनों के खिलाफ जंग लड़ रहा था और सिर्फ 2 रोज़ के लिए तेल लेने के लिए बम्बई की बंदरगाह पर आकर रुक गया था। उस जहाज़ के कप्तान की बीवी गार्शिया थी, जिसकी उम्र 40 साल के करीब होगी। बड़ी बावकार खातून थी, सर के बाल सुनहरी थे और आंखें नीली थी। वो अपने बूढ़े मुलाजिम के साथ गार की सैर करती फिर रही थी कि इत्तफाक से गार के उस हिस्से में आ गई जहां फर्श पर सपेरे की लाश पड़ी थी। लाश अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। गार्शिया ने लाश का ढांचा देखा तो डर कर परे हट गई। ये किसका ढांचा है? नौकर ने कहा, मैडम मालूम होता है कि कई साल पहले यहाँ कोई हादसा हुआ होगा जिसमें ये शख्स मारा गया। इसकी लाश इस जगह पड़े पड़े हड्डियों का ढांचा बन गई। यहाँ से निकल चलो। पैरी बूढ़े नौकर का नाम था। वो वहां से पलटने ही वाला था कि गार्शिया की नज़र फर्श पर गिरी हुई अंगूठी पर पड़ गई। उसका सुर्ख नगीना चमक रहा था। ये तो कोई कीमती पत्थर मालूम होता है। गार्शिया ने झुककर सुर्ख अंगूठी उठा ली। नगीने को गौर से देखकर कहा, तारीखी अंगूठी मालूम होती है, मैं इसे पहनूंगी। बूढ़े मुलाजिम पैरी ने कहा, मादाम मेरी माने तो इस अंगूठी को इसी जगह फेंक दें। मैंने सुन रखा है कि हिंदुस्तान में जादू टोना बड़ा आम होता है। ऐसी जगहों पर अक्सर आसेब रहा करते हैं। हो सकता है अंगूठी पर भी किसी ने जादू कर रखा और आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। गार्शिया बड़ी रोशन ख्याल खातून थी और पढ़ी लिखी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पैरी मैं जादू टोने को नहीं मानती। ये खूबसूरत अंगूठी है और इसका मालिक कोई नहीं। बस मैं इसे ज़रूर पहनूंगी और पेरिस जाकर अपनी सहेलियों को बड़ी शान से दिखाऊंगी। मेरी किसी सहेली के पास ऐसी खूबसूरत अंगूठी नहीं होगी। खैर, गार्शिया ने अपने नौकर पैरी की बात नहीं मानी। वो अंगूठी लिए वापस आ गई। उसके बाद कुछ अरसा वो बम्बई में सैर सपाटे करती रही। वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। उसने अंगूठी अपने शौहर को भी दिखाई थी। कुछ अरसे के बाद उन्होंने वापस फ्रांस जाने का इरादा किया और फिर अपने जहाज पर सवार हो गए। रात गहरी हो चुकी थी। कप्तान अभी अभी कंट्रोल रूम से निकलकर अरशे के जंगले के साथ लगा पाए पी रहा था और अपनी तजर्बाकार नजरों से समंदर में दूर आसमान पर नजर आने वाले स्याह धब्बे को तक रहा था। ये वजह क्या हो सकती है? उसकी बीवी मादाम गार्शिया अपने बेडरूम में आराम से सो रही थी। अंगूठी उसकी उंगली में थी। अचानक एक हल्की सी सीटी की आवाज़ उसके कानों में आई। वो परेशान होकर उठ बैठी। उसने आंखें खोलकर अंधेरे में देखना शुरू कर दिया। बेडरूम में सिर्फ कोने वाला धीमा बल्ब जल रहा था, जिसकी बहुत हल्की हल्की रोशनी बेडरूम में फैली हुई थी। अचानक मादाम की रगों में खून खौफ से जम गया। क्या देखती है कि एक लाश उसकी तरफ अलमारी के पीछे से निकलकर बढ़ रही है। लाश किसी स्याह आदमी की है। गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई है और मुंह से खून बह रहा है। लाश ने दोनों हाथ आगे को फैला रखे हैं और वो मसलसल मादाम को घूरे जा रही है। फिर उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी का गला गर कर रहा हो, वापस दे दो, वापस दे दो। मादाम के मुंह से एक बुलंद चीख निकल गई। बाहर जंगले के साथ लगकर खड़े कप्तान ने मादाम की चीख भी आवाज़ सुनी तो घबराहट में उसके हाथ से पाइप छूटकर समंदर में गिर गया। वो बड़ी तेजी से भागता हुआ कैबिन में आया और देखा कि मादाम बिस्तर पर बेहोश पड़ी है
उसने मुंह पर पानी का छींटा मारा। मादाम को होश आया तो उसके कप्तान खामन ने पूछा, क्या बात थी गार्शिया, क्या तुम ख्वाब में डर गई थी? मादाम गार्शिया फटी फटी आंखों से कैबिन में रखी अलमारी की तरफ घूर रही थी। वो लाश? लाश? कप्तान ने झुककर पूछा। ये तुम क्या कह रही हो गार्शिया? किसकी लाश? कहाँ है लाश? मादाम को काफ़ी पिलाई गई। जब उसके हवा ज़रा दुरुस्त हुए तो उसने अपने खामन को बताया, उस अलमारी के पीछे से एक लाश मेरी तरफ बढ़ रही थी। किसी हिंदुस्तानी सपेरे की लाश लगती थी। उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी और मुंह से खून बह रहा था। कप्तान हंसा। तुमने ज़रूर ख्वाब देखा है। नहीं नहीं, वो लाश थी, जिंदा लाश थी। वो मुझे घूर रही थी, मेरी तरफ इशारा करके बढ़ रही थी। पहली बात तो यह है गार्शिया कि लाश कभी जिंदा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि उस जहाज़ पर आज तक कभी कोई लाश सवार नहीं हुई। देख लो, अब भी जाकर देख लो, इस कैबिन में लाश कहाँ है? कहीं भी नहीं है। मादाम गार्शिया बार बार यही कहती रही कि उसने अपनी आंखों से लाश देखी है। उसका खामन कप्तान अपनी बीवी को फिर से बिस्तर पर लिटाकर गोल खिड़कियों पर पर्दे डालकर बत्ती जलाकर बाहर निकल गया। उसकी सबसे बड़ी परेशानी वो स्याह धब्बा था जो समंदर में दिखाई दे रहा था। कप्तान ने दूरबीन निकालकर उस धब्बे को दोबारा देखने की कोशिश की। अब वो धब्बा नजर नहीं आ रहा था। कहाँ चला गया वो धब्बा? कप्तान ने नीचे ऑपरेशन रूम में फ़ोन पर हुक्म दिया, रडार को चेक करो, हमारे इर्द गिर्द कोई दुश्मन की आबदोश तो नहीं है। इंजीनियरों ने इर्द गिर्द समंदर में चेकिंग शुरू कर दी। उन्हें किसी भी जगह दुश्मन की आबदोश कहीं नहीं है। समंदर खाली है। ओके, होशियार ज़रूर रहना। यस सर। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। आसमान पर हल्के बादल जमा हो गए थे और समंदर पर घटाटोप अंधेरा छा गया था। नहर स्वेज वहाँ से काफ़ी दूर थी। कप्तान दूरबीन आंखों से लगाई यूं ही आदत के मुताबिक समंदर में इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई दुश्मन का जहाज़ तो नहीं आ रहा, क्योंकि बहिरा रोम और बहिरा अरब में 2 रोज़ पहले एक जर्मन जहाज़ ने तबाही मचा रखी थी। समंदर पुरसकून था। कप्तान बड़ा मुतमिन हो गया कि हर तरफ सुकून है और उसका जहाज़ सलामती के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। मगर ऐसा नहीं था। जहाज़ की ज़िंदगी बस चंद मिनटों की बाकी थी। एक खौफनाक ताकत वाला टारपेडो बम समंदर के नीचे ही नीचे उस जंगी जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था। कप्तान ने जो स्याह धब्बा देखा था वो जर्मन आबदोश थी। रडार की स्क्रीन पर जर्मन आबदोश इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी कि उन्होंने आबदोश के सारे इंजन बंद करके उसे समंदर की तह के साथ लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके सिग्नल रडार पर दिखाई नहीं दे रहे थे और इंजीनियर धोखा खा गए थे। उसके बाद जर्मन आबदोश ने समंदर की तह से थोड़ा सा ऊपर उठकर फ्रांसीसी जंगी जहाज़ के पैंदे का निशाना लिया और एक ताकतवर टारपेडो छोड़ दिया। उसके 1 मिनट बाद दूसरा टारपेडो भी छोड़ दिया गया। वो दोनों टारपेडो उस हिसाब से छोड़े गए कि जब जहाज़ समंदर में बहता हुआ एक खास मकाम पर आए तो दोनों टारपेडो बारी बारी उसके साथ टकराकर उसे तबाह कर दें। ये टारपेडो बम नीले पानियों के नीचे ही नीचे आगे बढ़ रहे थे। कप्तान जंगले पर खड़ा च्युइंगम चबा रहा था। उसे कोई खबर न थी कि थोड़ी देर बाद उसके जहाज़ पर तबाही फैलने वाली है। और फिर ऐसा ही हुआ। अचानक कप्तान की नज़र समंदर की सतह पर गई तो एक सफ़ेद हल्की सफ़ेद सी लकीर को अपने जहाज़ की तरफ बढ़ते देखा। उसके पीछे एक और लकीर आगे बढ़ रही थी। कप्तान के माथे पर खौफ से पसीना आ गया। वो समझ गया कि यह जहाज़ की मौत चली आ रही है। उसने सर उठाकर चीख कर कहा, जहाज़ का रुख मोड़ दो, दाएं जानिब। उसकी समझ में बात ना आई कि कप्तान ने अचानक जहाज़ को दाएं जानिब मोड़ने का हुक्म क्यों दे रखा है, क्योंकि जहाज़ को अचानक मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और जहाज़ के एक तरफ को झुक कर गर्क हो जाने का खतरा होता है। और ये तो बड़ा जंगी जहाज़ था, बहुत बड़ा। कप्तान की बुलंद धाड़ एक बार फिर सुनाई दी, जहाज़ को मोड़ दो, जल्दी जल्दी। उसने एक दूसरे की तरफ देखा और जहाज़ का रुख मोड़ने के लिए मशीन के सुनहरी हैंडल पर हाथ रखा ही था कि ऐसी आवाज़ आई कि कोई आतिश फिशां पहाड़ फट पड़ा हो। इंजीनियरों की आंखों में एक चमक सी आ गई और इंजन रूम में गिरते ही मर गए। धब्बे के कई निशाने उनके दिमाग पाश पाश कर दिए थे। टारपेडो बम जहाज़ से टकरा गया था। जहाज़ के आधे हिस्से में आग लग चुकी थी। 1 मिनट बाद दूसरा टारपेडो बम जहाज़ से आन टकराया और रही सही कसर उसने पूरी कर दी। जहाज़ डूबने लगा। कश्तियां समंदर में फेंक दी गईं। कुछ मल्लाह उस पर सवार होकर लहरों से मुकाबला कर रहे थे। जिस वक्त पहला टारपेडो फटा तो कप्तान उछलकर फिजा में बुलंद हुआ और फिर इतनी जोर से जंगले की सुलाहों के साथ टकराया कि उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरी तरफ कैबिन में सोई मादाम गार्शिया को यूं लगा जैसे कोई आतिश फिशां पहाड़ फट गया है। वो एक धचके के साथ बिस्तर समेत उछलकर कैबिन से बाहर आ गई और सीधी समंदर में जा गिरी। उसका बिस्तर फोम का था, यानी खोखले रबड़ का, जिसकी वजह से वो कुछ देर समंदर की लहरों पर तैरती रही। फिर उसे किसी ने कश्ती में खींच लिया। उस कश्ती में 4 मल्लाह सवार थे। मादाम गार्शिया को जब खबर मिली कि उसका खामद और जहाज़ के तकरीबन सभी मल्लाह हलाक हो चुके हैं तो वो बेहोश हो गई। समंदर में अंधेरा था। बेचारे मल्लाहों ने मादाम को होश में लाने की बहुत कोशिश की। आखिर उन्होंने उसे बेहोशी रहने दिया और खुद कश्ती को चलाते हुए डूबते जहाज़ से दूर, बहुत दूर ले गए। अब उन मल्लाहों की बदकिस्मती देखें कि ठीक उसी वक्त जर्मन आबदोज ने अंधेरे में समंदर में से सर बाहर निकाला और उसके अरशे पर लगी मशीन गन पर आकर एक जर्मन सिपाही ने उन मल्लाहों पर फायरिंग शुरू कर दी। चारों मल्लाह समंदर पर झुके हुए थे। गोलियां उनके जिस्मों में से गुजर गईं और समंदर में ऐसे गिरे कि फिर न बाहर निकल सके। मादाम गार्शिया बेहोश होकर कश्ती में पड़ी थी। अगर वो भी बैठी होती तो उसकी भी खैर नहीं थी। कश्ती मादाम को लेकर समंदर में रात के अंधेरे में अपने आप आगे चली जा रही थी।
رات گزر رہی تھی، دن چڑھا تو دھوپ کی وجہ سے مادام گارشیا کو ہوش آ گیا۔ اٹھ کر اس نے دیکھا کہ وہ کشتی میں اکیلی ہے اور چاروں ملاح غائب ہیں۔ اس نے کشتی میں خون کے دھبے دیکھا تو سمجھ گئی کہ شاید دشمن نے ان پر فائرنگ کی ہوگی۔ اس کے ارد گرد چاروں طرف گہرا نیلا سمندر تھا اور کشتی اپنی سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ بہی چلی جا رہی تھی۔ مادام کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے کشتی میں دیکھا بڑے جنگی جہازوں کی کشتی میں کٹ ضرور لگی ہوتی ہے، جس میں کم از کم 7 آدمیوں کے لیے 10 دن کا راشن رہتا ہے اور پانی کی ایک چھاگل بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر مادام کو تسلی ہوئی کہ کشتی میں راشن کی کٹ موجود ہے۔ اس میں بسکٹ، خشک میوے، ڈبل روٹی کے ٹکڑے اور خشک گوشت وغیرہ موجود تھا۔ پانی کی چھاگل بھی قریبی پڑی تھی۔ مادام نے سب سے پہلے پانی پیا اور کشتی میں لیٹ گئی۔ دھوپ بڑی تیز تھی۔ اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی ترپال اٹھا کر اسے کشتی کے آدھے حصے پر ڈال دیا، پھر اس کے نیچے سائے میں پڑ کر لیٹ گئی۔ اسے اپنے خاوند کے مر جانے کا بے حد دکھ تھا۔ اس کا سب کچھ ہی تباہ ہو گیا تھا۔ اب وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے پیرس پہنچ جائے تاکہ باقی زندگی وہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بسر کرے۔ پھر اسے خیال آیا کہ سکندریہ کی بندرگاہ پر اس کا بھائی بھی ضرور آئے گا۔ اسے تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جہاز جنگی غرق ہو گیا ہے۔ مادام گارشیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ اس کی نظر اپنی انگلی میں پڑی انگوٹھی پر پڑ گئی۔ کہیں یہ سب نحوست اس کی وجہ سے تو نہیں آئی؟ مادام نے سوچا۔ وہ انگوٹھی سمندر میں پھینکنے ہی والی تھی کہ پھر کچھ سوچ کر وہ رک گئی اور اپنے خاوند کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ شام کو اس نے تھوڑا سا گوشت کھایا، 2 ٹکڑے ڈبل روٹی کے کھائے اور تھوڑا سا پانی پی کر لیٹ گئی۔ اسے نیند آ گئی۔ وہ سوئی رہی اور کشتی سمندر میں بہتی چلی گئی۔ شام سے رات ہو گئی۔ سمندر میں اندھیرا پھیل گیا۔ آسمان پر ستارے نکل آئے اور رات گہری ہو گئی۔ اچانک مادام کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کانوں میں وہی تیز سیٹی کی آواز گونجی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ایک دم سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی کشتی کے ساتھ ساتھ وہی لاش آگے کو بڑھ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے، گردن ڈھلکی ہوئی ہے اور غرغراہٹ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آواز سنائی دیتی ہے، واپس واپس، کھا جاؤں گا۔ لاش کشتی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مادام چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو کشتی ساحل کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ راتوں رات کشتی ساحل کے ساتھ لگ چکی تھی۔ یہ علاقہ ریتلا تھا۔ مادام نے دیکھا کہ سامنے ریت ہی ریت ہے۔ شاید یمن کا جنوبی کنارہ تھا، کیونکہ اگر افریقہ کا جنوبی ساحل ہوتا تو اتنا ویران نہ ہوتا، وہاں سبزہ ضرور ہوتا۔ مادام نے کشتی کو ساحل کی ریت پر کھینچ لیا۔ سورج نکل رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں صحرا کی ریت چمک رہی تھی۔ جنگ کے دن ہونے کی وجہ سے مادام گارشیا کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی فرانسیسی یا برطانوی ہوائی جہاز اوپر سے ضرور گزرے گا اور وہ اسے اپنی مدد کے لیے بلا سکے گی، مگر کیسے حالات اس کا انتظار کر رہے تھے یہ اسے خبر نہیں تھی۔ دوپہر کو جب سورج آسمان کے بیچ میں آ گیا تو بڑی سخت گرمی پڑنے لگی۔ سمندر کی طرف سے بھی بھاپ کی طرح کی گرم ہوا آنا شروع ہو گئی۔ مادام کشتی میں جا کر ترپال کے نیچے لیٹ گئی۔ یہاں سائے میں کچھ ٹھنڈک تھی۔ اسی طرح مادام کو یہاں کشتی میں رہتے ہوئے 4 روز گزر گئے۔ یہاں تھوڑا بہت کھا پی کر وہ کشتی میں ہی پڑی رہتی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی۔ اس عرصے میں ایک بھی ہوائی جہاز اس کے اوپر سے نہیں گزرا تھا۔ خدا جانے یہ صحرا کا کون سا علاقہ تھا کہ کبھی کوئی پرندہ بھی اڑ کر ادھر نہیں آیا تھا۔ جب ہفتہ گزر گیا تو مادام تنگ آ گئی۔ اسی رات اس نے ایک بار پھر لاش کو دیکھا کہ صحرا کی ریت پر کھڑی ہے، دونوں ہاتھ مادام کی طرف پھیلا رکھے ہیں اور اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لاش غائب ہو چکی تھی۔ ساری رات مادام نے جا کر گزار دی۔ اب مادام وہاں سے کسی طرف کو نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کشتی کو سمندر میں ڈال کر ایک طرف نکل جائے۔ اس صحرا میں مرنے سے تو سمندر میں سفر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کے پاس صرف 4 دن کی خوراک باقی رہ گئی ہے اور پانی تو بڑی مشکل سے 2 روز تک چلے گا۔ اس اعتبار سے سمندر کا سفر ٹھیک نہیں ہے۔ صحرا میں چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نخلستان میں پہنچ جائے۔ اسی امید کے ساتھ مادام گارشیا نے ہمت سے کام لیا۔ کٹ کو ساتھ لے کر اسے پشت پر باندھا اور سمندر کے کنارے کنارے شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دوپہر تک وہ آرام آرام سے سفر کرتی رہی۔ ریت پر ویسے بھی زیادہ تیز نہیں چلا چاہتا۔ اس کی کشتی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اب وہ اسے نظر نہیں آتی تھی۔ سمندر کا کنارہ یہاں بھی ویسا ہی تھا۔ آگے اسے دور تک ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ رات کو وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ کٹ اتار کر اس نے ریت پر رکھ دی اور چھاگل سے پانی نکال کر پیا۔ کچھ بسکٹ اور خشک گوشت کے ٹکڑے ڈبل روٹی کے ساتھ کھائے اور کٹ کا سرانہ بنا کر ریت پر سو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک پھنکار کی آواز نے اسے جگا دیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک صحرائی سانپ پھن اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہا ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہا۔ مادام نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر سہم کر اپنے منہ پر رکھا، جیسا انسان گھبراہٹ میں کرتا ہے۔ انگوٹھی کے نگینے کا رخ سانپ کی طرف ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، سانپ یوں اچھل کر زمین پر گرا جیسے کسی نے اس پر گرم گرم پانی ڈال دیا ہو۔ مادام نے دیکھا وہی سانپ جو 1 منٹ پہلے پھن اٹھائے اسے گھور رہا تھا، اب ریت پر تڑپ رہا ہے۔ مادام نے پرے ہو کر اسے غور سے تکنا شروع کر دیا۔ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مادام کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ وہ ریت پر پھر لیٹ گئی۔ رات کے پچھلے پہر پھر لاش نظر آئی، مگر اس بار وہ کافی دور صحرا میں کھڑی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ مادام ڈری ڈری آنکھوں سے اسے دور سے ہی تکتی رہی۔ کچھ دیر تک مادام کو ہلانے کے بعد لاش صحرا میں ہی غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کے بجائے مادام نے رات کو سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔
کیونکہ دن کو بڑی گرمی ہو جاتی تھی۔ رات کو صحرا میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ سارا دن مادام نے آرام کیا۔ رات کو اس نے بچا کچا کھانے کا خشک سامان اٹھایا اور آگے کو روانہ ہو گئی۔ آدھی رات تک وہ سفر کرتی رہی، پھر تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر چل پڑی۔ یوں صبح ہو گئی۔ صبح کو وہ سو گئی۔ سو کر دوپہر کو اٹھی، دیکھا کہ چھاگل میں صرف تھوڑا سا پانی ہی رہ گیا ہے۔ اسے بڑی فکر ہوئی کہ اگر پانی ختم ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ وہ اٹھ کر چھوٹے سے ریت کے ٹیلے کے سائے میں جا رہی تھی کہ اس نے دیکھا ریت پر کسی ٹرک کے پہیوں کے نشان آگے کو جا رہے ہیں۔ وہ چونکی، اسے خوشی ہوئی، آگے ضرور کوئی آبادی ہوگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ ٹرک کسی دشمن کا تو نہیں۔ جو کچھ بھی ہو، وہ مرنے سے دشمن کی جنگی قیدی بن جانا بہتر سمجھے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رات کو ٹرک کے پہیوں کے نشانوں کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ جب رات ہوئی تو اس نے ٹرک کے نشانوں کے ساتھ ساتھ آگے سفر شروع کر دیا۔ ساری رات وہ سفر کرتی رہی۔ دن کی روشنی میں کیا دیکھتی ہے کہ دور کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ کھجور کے درختوں کے جھنڈ تھے جو بھی کافی دور تھے۔ مادام کا حلیہ بگڑ گیا تھا، لباس پھٹ گیا تھا، سر کے بالوں میں ریت بھری ہوئی تھی اور چہرہ لال دھوپ اور سفر کی وجہ سے گہرا سانولا ہو کر خشک ہو گیا تھا۔ کھجوروں کے جھنڈ کو دیکھ کر اس کے جسم میں امید اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ موت کے منہ سے بچ گئی۔ کھجوروں کے جھنڈ میں اسے ہلکی ہلکی سی ایک عمارت کی جھلک بھی نظر آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اسے آرام کرنے کے بجائے سفر کرتے رہنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد کھجوروں کے جھنڈ میں پہنچ جائے اور پناہ حاصل کرے، مگر وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں چل چل کر تھکن سے چور ہو رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ مادام نے چھاگل میں سے پانی کے آخری گھونٹ پیے، کچھ بسکٹ کھائے اور ریت کے ٹیلے سے ٹیک لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک کسی شے کی کھوں کھوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونکی، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے سوچا۔ بہت جلد اسے احساس ہوا کہ یہ کسی ٹرک کی آواز ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر دیکھنے لگی۔ پیچھے سے ایک ٹرک اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اصل میں ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں صحرا میں آنے جانے کے لیے ایک راستہ تھا۔ ٹرک جب قریب آیا تو اس کی جان ہی نکل گئی، کیونکہ ٹرک پر جرمن نشان بنا تھا۔ گویا یہ ٹرک جرمنوں کا تھا۔ وہ اب دشمن کی قید میں جانے والی تھی۔ ٹرک میں 2 فوجی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ شکل و صورت سے وہ صاف یورپ کی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ ٹرک اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس میں سے 2 فوجی باہر نکل آئے۔ انہوں نے پستول نکال لیے۔ کون ہو تم؟ ایک جرمن نے اپنی زبان میں پوچھا۔ مادام نے فرانسیسی زبان میں کہا، میں مادام گارشیا ہوں، جنگی جہاز پیرس کے کپتان کی بیوی۔ ہمارا جہاز غرق ہو گیا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ یہ مادام نے بڑی غلطی کی تھی کہ اپنے بارے میں صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا۔ جرمن بڑے خوش ہوئے کہ ایک بہت بڑے فرانسیسی جنگی جہاز کے کپتان کی بیوی ہاتھ لگی۔ اس سے وہ بہت سی معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے مادام کو گرفتار کر لیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ٹرک میں ڈال دیا اور آگے چل پڑے۔ جہاں مادام کو کھجور کے درختوں کے جھنڈ دکھائی دیے تھے وہاں جرمن فوجوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ سارا علاقہ جرمنوں کے قبضے میں تھا اور وہ یہاں سے آگے ایک بہت بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مادام گارشیا کو ہیڈ کوارٹر کی پرانی سی عمارت کے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ عمارت ایک کھنڈر سا تھا۔ جرمن فوجی چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ مادام کو نیا لباس دے دیا گیا۔ اس نے نہا کر نیا لباس پہنا۔ اسے کھانے کو شوربہ اور ڈبل روٹی دی گئی۔ شام کو جرمن کمانڈوز نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تمہارا خاوند جہاز لے کر کس طرف جا رہا تھا؟ مادام نے کہا، مجھے اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، اس نے ضرور تم سے بات کی ہوگی، بتاؤ گی نہیں تو ہم تم پر سختی کریں گے۔ مادام نے کہا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرا خاوند جہاز لے کر کس طرف جا رہا تھا۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ وہ اٹلی کی کسی بندرگاہ کا نام لیتا تھا کہ وہاں وہ حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ اس بندرگاہ کا نام کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک جرمن فوجی نے مادام کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ مادام کے آنسو نکل آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جرمن سپاہی عورت کا احترام نہیں کرتے۔ میں ایک اعلیٰ خاندان کی عورت ہوں اور میرا خاوند ایک بہت بڑے جنگی جہاز کا کپتان تھا۔ تمہیں مجھ سے تہذیب سے پیش آنا چاہیے۔ اس پر جرمن سپاہی نے مادام کو ٹھڈا مار کر کہا، تم ایک دشمن عورت اور ہماری قیدی ہو، بتاؤ تمہارا خاوند کس بندرگاہ کی طرف جہاز لے جا رہا تھا؟ مادام نے یوں ہی جان بچانے کے لیے کہہ دیا، سائر نکا کی طرف۔ جھوٹ بکتی ہو تو پھر میں تمہیں کس طرح سے یقین دلاؤں؟ تم صرف سچ سچ بتاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گی تو ہمارے پاس سچ اگلوانے کے بڑے طریقے ہیں۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے سلوک کرو۔ جرمن کمانڈر نے مادام گارشیا کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اٹھ کر اس نے مادام گارشیا کے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ مادام کی چیخیں نکل گئیں۔ اپنے خاوند کے جنگی جہاز کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتاؤ جو تمہیں معلوم ہے اور جو تم ہم سے چھپا رہی ہو۔ مادام نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، جو معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا، جو کچھ معلوم تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اس کمانڈو نے حکم دیا، اس کو تہخانے میں پھینک دو، بہت جلد اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ مادام کو جرمن سپاہی لے گئے اور انہوں نے اسے ایک تہخانے میں پھینک دیا۔ یہ ایک تنگ سا گڑھا تھا جس کے اوپر لوہے کا پنجرا ڈال دیا گیا تھا۔ مادام رونے لگی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے اپنے بارے میں ان کو صاف صاف بتا دیا تھا۔ دوپہر کو اس کو کھانے کو کچھ نہ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 جرمن سپاہی آئے۔ اوپر جنگلے پر سے انہوں نے ایک سبز رنگ کا سانپ نیچے تہخانے میں پھینک دیا۔ اصل میں یہ سانپ صرف مادام گارشیا کو ڈرانے کے لیے پھینکا گیا تھا اور اس کا ذہن نکال دیا گیا تھا۔ مادام گارشیا نے سانپ کو تہخانے میں گرتے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ سانپ بڑا خوفناک تھا، وہ گرتے ہی ریت پر پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔
اور مادام کی طرف لال لال زبان نکال کر گھورنے لگا۔ مادام نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ اوپر اٹھائے تھا کہ انگوٹھی کا نگینہ سامنے آ گیا۔ سانپ پر نگینے کی روشنی پڑی تو وہ اچھل کر ریت پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور جنگلے پر کھڑے جرمن سپاہی یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جو سانپ کو تڑپ کر مرتے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں کر ہو گیا۔ انہوں نے دوسرا سانپ لا کر نیچے پھینک دیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے کوئی 1 فٹ اچھلا اور پھر زمین پر گر کر تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ خود مادام کو بھی ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا راز ہے۔ جرمن سپاہیوں نے سارا واقعہ جرمن کمانڈر کو جا کر بتا دیا۔ اس نے کہا اس عورت کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ ساری رات اور دوسرا دن میں مادام کو کچھ نہ ملا، صرف شام کو ایک مٹی کا کٹورا پانی کا ملا جسے وہ پی گئی۔ پانی پینے سے اسے کچھ ہوش آیا۔ مردہ سانپ اس کے سامنے پڑے تھے، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مردہ سانپ کھا جاتا، مگر مادام ایک اونچے خاندان کی عورت تھی، وہ بھوکی مر سکتی تھی۔ مگر اب کرنا خدا کا کیا ہوا کہ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو مادام کا پیاس سے برا حال ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مٹی کے کٹورے میں شاید پانی بچا ہو، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس نے کٹورا اٹھانے کے لیے اندھیرے میں ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ مٹی کے کٹورے سے ٹکرا کر آگے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگوٹھی کا نگینہ بھی کٹورے سے گھس گیا تھا۔ نگینہ گھستے ہی ناگ سانپ کے روپ میں تہخانے میں حاضر ہوا اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا۔ مادام نے جو ایک سیاہ رنگ کا بھیانک سانپ پھن پھیلائے اندھیرے میں اسے گھورتے دیکھا تو اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کے علاوہ اسے آواز بھی سنائی دی، آواز کسی نوجوان انسان کی تھی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی کہ یا خدا یہ کیا راز ہے۔ ناگ نے کہا میں اس انسان کا خادم ہوں جس کے پاس یہ نگینہ ہے، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اب مادام سمجھ گئی کہ یہ جادو کی انگوٹھی اور اس میں یہ ناگ قید ہے۔ وہ جھٹ بولی کیا تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو؟ سانپ نے کہا میں تمہیں نکال نہیں سکتا، مگر یہاں تم جو کہو کھانے پینے کو لا سکتا ہوں۔ مادام نے کہا سب سے پہلے تو مجھے کچھ کھانے کو دو، پھر کوئی بات کروں گی، جو حکم۔ اتنا کہہ کر سانپ غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی تہخانے میں ایک خوان آ کر بچھ گیا۔ مادام نے دیکھا کہ اس خوان میں بھنا ہوا مرغ، بھنا ہوا مور، بھنا ہوا تیتر اور پھل رکھے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی بھی پڑی ہے۔ مادام نے جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر انگوٹھی کے نگینے کو ہاتھ سے رگڑ کر کہا مسٹر سانپ ذرا سامنے تو آنا۔ سانپ یعنی ناگ نگینے کے رگڑتے ہی سامنے آ گیا۔ مسٹر یہ برتن تو واپس لے جاؤ، فکر نہ کرو یہ ابھی چلے جائیں گے۔ سانپ نے ایک بھونک ماری اور برتن غائب ہو گئے۔ اور کوئی حکم؟ مادام نے کہا میں یہاں سے کیسے باہر نکل سکتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ۔ میں تمہیں یہاں سے خود نہیں نکال سکتا، ہاں ایک سیڑھی لا کر اس تہخانے کی دیوار سے لگا سکتا ہوں۔ اگر میں باہر گئی تو پکڑی جاؤں گی، کیونکہ باہر تو جگہ جگہ جرمن سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں پہرے دار کو جا کر ہلاک کر دیتا ہوں، سامنے کہا۔ مادام کہنے لگی تم کس کس کو ہلاک کرو گے؟ جیسے تمہاری مرضی ویسے حکم دو، میں بجا لاؤں گا۔ مادام نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ باہر سپاہی پہرا دے رہا ہے اسے ہلاک کر دو اور یہاں ایک سیڑھی لا دو، جو حکم۔ سانپ غائب ہو گیا۔ باہر ایک جرمن سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اچانک سامنے آیا، اس نے بڑی تیزی سے لپک کر اس کی گردن پر ڈس دیا۔ سپاہی کا ایک دم سے گلا خشک ہو گیا اور وہ بول ہی نہ سکا اور زمین پر گر کر مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی تہخانے کے اندر اپنے آپ سیڑھی لگ گئی۔ مادام سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آئی، اس نے لوہے کا جنگلہ اوپر اٹھایا اور تہخانے سے باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ سانپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پہرے دار مرا پڑا تھا۔ اب وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے کوئی سواری لے کر بھاگے، کیونکہ صحرا میں پیدل چلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سواری بھی کوئی جیپ اور اس میں پیٹرول بھی کافی ہو۔ جیپ تو مل جائے، پیٹرول کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ مادام نے دیکھا کہ ذرا فاصلے پر درخت کے نیچے ایک جیپ کھڑی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتی وہاں پہنچی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی نے اسے نہ دیکھا۔ جیپ کے پاس پہنچ کر مادام زمین پر بیٹھ گئی اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگی۔ جیپ کے قریب ایک جرمن سپاہی گہری نیند سو رہا تھا۔ مادام کو معلوم تھا کہ جیپ جب سٹارٹ ہوگی تو اس کا شور بلند ہوگا اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شور بھی نہ ہو اور جیپ لے کر وہاں سے بھاگ بھی جائے۔ اس نے انگوٹھی کو رگڑ کر سانپ کو حاضر کیا اور کہا مسٹر سانپ کیا تم کوئی ایسا انتظام کر سکتے ہو کہ جیپ یہاں سے چل بھی پڑے اور اس کا شور بھی نہ ہو؟ سانپ نے کہا مادام میں ایک نئی جیپ یہاں حاضر کر سکتا ہوں، اس جیپ کو غائب کر سکتا ہوں، اگر یہ سٹارٹ نہ ہوتی تو اسے سٹارٹ کر سکتا ہوں، مگر اس کا شور بند نہیں کر سکتا۔ مادام نے سرگوشی میں کہا تو میں اس جیپ کو یہاں سے کیسے لے کر بھاگوں؟ اس کے شور سے تو سارے لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ سانپ نے کہا یہ تو ہوگا پھر آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ مادام میں بعض جگہ مجبور ہوں، کیا میں جاؤں؟ مادام نے کہا ذرا ٹھہرو، اس کا مخت سوئے سپاہی کا تو کچھ انتظام کر جاؤ، یہ جاگ پڑے گا۔ کیا اسے ہلاک کر دوں؟ نہیں، خواہ مخواہ کسی کی جان لینا اچھی بات نہیں، ایسا کرو کہ اسے بے ہوش کر دو۔ سانپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور سانپ نے جا کر سوئے سپاہی کے منہ پر ہلکا سا ڈنگ مارا اور سپاہی بے ہوش ہو گیا۔ سانپ غائب ہو گیا۔ مادام جیپ میں بیٹھ گئی۔ وہ اسے سٹارٹ کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ جو ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، مادام ہر حالت میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ آخر اس نے انجن سٹارٹ کر دیا اور ایک دم سے گیئر لگا کر جیپ کو صحرا میں ایک طرف بھگانا شروع کر دیا۔ جیپ کے شور سے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر 2 سپاہی باہر آئے۔ انہوں نے جیپ کو صحرا کی طرف جاتے دیکھا تو سوچا کہ یہ کون بغیر اجازت کے اس وقت گیا ہے۔ انہوں نے یوں ہی
तहखाने के जंगले के करीब जाकर पहरेदार सिपाही की लाश देखी तो उनका माथा ठनका। अब जो झांक कर नीचे तहखाने में टार्च की रोशनी में देखा तो कैदी औरत गायब थी। उन्होंने खतरे की सीटी बजा दी। हेडक्वार्टर में शोर समझ गया। उसी वक्त एक ट्रक फरार होने वाली मादाम के ताकुब में रवाना कर दिया गया। ट्रक पर मशीन लगी थी। जो ही जीप सामने आई, जर्मनों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। तड़ातड़ गोलियां चलने लगीं। कई गोलियां मादाम गार्सिया के सर के ऊपर से होकर गुजर गईं। उसने जल्दी से अंगूठी रगड़कर सांप को हाजिर किया और कहा, खुदा के लिए इन लोगों का कुछ बंदोबस्त करो, नहीं तो ये मुझे मारकर ही दम लेंगे। सांप ने कहा, मैं इनकी चलती हुई मशीन गन को बंद नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? मैं मशीन गन गायब कर सकता हूँ। तो जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? उधर जर्मन सिपाही मशीन गन चला रहा था, एकदम से नीचे गिर पड़ा क्योंकि मशीन गन उसके हाथ से निकलकर गायब हो गई थी। दूसरे जर्मन सिपाही भी आंखें फाड़ कर देखने लगे कि मशीन गन किधर चली गई। उन्होंने सोचा कि शायद पीछे कहीं गिर पड़ी है। पिस्तौल से फायर करो, जीप को रोकना है। अब पिस्तौल से फायरिंग शुरू हो गई। नाग ने उनके पिस्तौल भी गायब कर दिए। जर्मन सिपाही घबरा गए कि ये क्या जादू हो रहा है, मगर ट्रक जीप के करीब आ रहा था। मादाम ने कहा, इनके ट्रक के पहिए भी गायब कर दो। दूसरे ही लम्हे ट्रक के चारों पहिए गायब हो गए और रेत में धंस कर एक तरफ को उलट गया। जर्मन रेत पर इधर उधर गिर पड़े। जीप इतनी देर में काफी दूर निकल गई। सांप यानी नाग अपना फर्ज पूरा करने के बाद गायब हो चुका था। मादाम गार्सिया जीप को सहरा में पूरी स्पीड पर चला रही थी। सहरा में फौजी ट्रकों ने कच्चा रास्ता बना दिया था जिस पर उसकी जीप जा रही थी। मादाम को कुछ खबर न थी कि यह रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। वो एक जर्मन जीप पर सवार थी। रास्ते में किसी जगह भी पकड़ी जा सकती थी। उसके बावजूद उसे फरार होना ही था। सहराई रास्ते पर काफी दूर सफर करने के बाद उसे दूर एक ऊंचा चौकोर मीनार सा नजर आया। एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से होकर गुजर गया। शायद वो किसी काम पर जा रहा था। मादाम को यह भी खतरा था कि ट्रक वाले जर्मन सिपाहियों ने वायरलेस पर आगे इतला कर दी होगी और हो सकता है कि आगे जाकर वो किसी जर्मन चौकी पर गिरफ्तार हो जाए। दिन काफी निकल आया था और सहरा में धूप की वजह से गर्मी बढ़ने लगी थी। जो जो मादाम की जीप मीनार के करीब पहुंच रही थी, मादाम को फिक्र हो रही थी कि खुदा जाने वहां उसके साथ किसी किस्म के हालात पेश आए। इतने में एक स्याह रंग का छोटा सा फौजी जहाज आसमान पर नमूदार हुआ और सीधा मादाम की जीप के ऊपर से होकर आगे गुजर गया। जरा दूर जाकर जहाज ने एक चक्कर लगाया और वापस दोबारा मादाम की जीप की तरफ गोता मारा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। हवाई जहाज में कौन था? अंबर पर बेगार कैंप में क्या गुजरी? मारिया बंबई से किस तरफ को रवाना हुई? और नाग अंगूठी की कैद से कैसे आज़ाद हुआ? ये सब जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।